हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो? जोश में हो? बिल्कुल जोश में होना चाहिए, बिकॉज आज हम अपनी बची हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और करेंगे आगे के क्वेश्चंस। देखेंगे भाई क्या आता है आगे के क्वेश्चंस में। सो तैयार हो तुम लोग? पक्का? यस, बहुत बढ़िया। पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा सिंपल सा फंडा है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, करोगे ना? पक्का? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक इससे पहले वाले में 19 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये देखो डाटा गिवन है तुम्हें, इससे पहली बात तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ड्रॉ टेंजेंट्स एट x equals to 2, 4, 6 and 8. Find the slope of these tangents. Verify that these curve drawn is y equals to 2x square and the slope of the tangent is given by tan theta equals to dy by dx equals to 4x. ठीक है, तो ये सारी बातें हमें करनी है। सो क्या क्या चीजें गिवन है? डाटा हमें गिवन है, x और y का वैल्यूज हमें गिवन है। इस डाटा के बेसिस पे हमें बनाना है ग्राफ। तो भाई एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा पतला पेन है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यस, ये हो गया x, इधर की तरफ आ जाएगा y। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो भाई, ये हमारा ओरिजिन होता है, वी ऑल नो दिस पार्ट इज ओरिजिन। यहां पे x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां तक लेके गया मैं? 8 तक लेके गया। बड़ा ग्राफ बनेगा तो 10 तक बनाएंगे। उसके बाद वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे वैसे मैंने वैल्यू को डिफाइन कर दिया, जैसे 5 10 15 20। मेरी मर्जी, कोई सी भी तुम्हें अच्छा लगे तो 1 2 3 4 यहां पे भी ले सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ना स्केलिंग्स में थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, सो दैट सारी वैल्यूज को हम कवर कर सके। अब तुम देख रहे हो यहां पे 18 तक तो यहीं बन जाएगा, फिर आगे के ग्राफ और बनाने पड़ेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसकी स्केलिंग्स को कम कर लेते हैं। इसकी स्केलिंग्स रख लेते हैं 10 20 30 40। हाँ, अब सही है। फिर भी एटलीस्ट 50 तक तो जाएंगे हम लोग। ठीक है, एटलीस्ट 50 तक तो जा पाएंगे। सो यहां पे आ जाएगा, और यार ये क्या हो गया, एक मिनट को, यहां पे आएगा 50 और ये हमारा y एक्सिस है। यहां पे जो वैल्यूज ली थी मैंने, वो ली थी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रॉम दिस डाटा तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है कि भैया x की वैल्यू जब 1 थी तो y का वैल्यू कितना है? 2 है। लिखो वहां पे y का वैल्यू 2 यहां कहीं आएगा। तो x का वैल्यू जब 1 था तो y का वैल्यू यहां पे आया 2। x का वैल्यू जब 1 था तो y का वैल्यू आया 2। ये बना दी मैंने। ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू 2 वाला पॉइंट। x का वैल्यू जब 2 था तो y का वैल्यू 8 होगा। 8 कहां आएगा? 8 यहां कहीं आएगा। 10 को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस पार्ट। एट कहां पे दिखेगा तुम लोगों को? 8 हमें दिखेगा यहां कहीं। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू है 2, x इक्वल्स टू 2 पे y का वैल्यू है 8, x इक्वल्स टू 3 पे x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 18 है। 18 कहां पे है? यहां पे कहीं आएगा 18। सही है, तो ऐसे करके तुम्हें ग्राफ बनाने पड़ेंगे सारे। तो देखो वहां पे y का वैल्यू 18 होगा जब x का वैल्यू 3 होगा। x का वैल्यू 4 होने पे y 32 है। 32 कहां होगा? यहां कहीं आएगा 32। जब y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना है? 32। जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 50 है। जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? 50। तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल रहे होंगे अगर तुम देख रहे हो तो। तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल रहे होंगे अगर तुम देख रहे हो तो। ऐसे करते करते ग्राफ बनाना। 6 पे x इक्वल्स टू 6 पे y का वैल्यू 72, वो और ऊपर चला जाएगा। तो हमें थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, बट मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा फील दिला रहा हूं कि कर्व कैसा बनने वाला है। तो यहां से शुरू करें इसको, यहां से शुरू किया, पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए चले गए, ये बन गया। ये बना तुम्हारा कर्व। देखने में कुछ पैराबोला की तरह दिख रहा है, ये पैराबोलिक कर्व दिख रहा है ना। कैसे सर? हमें तो नहीं दिख रहा, हमें भी दिखाओ थोड़ा। अरे देखो यार, यहां पे ऐसे करके x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, तो ये कर्व थोड़ा पीछे आएगा और ऐसे करके। देखा पैराबोलिक कर्व दिख रहा है यहां पे कुछ।
अब तो फील आ रहा है पैराबोलिक कर्व का? हाँ सर। किस टाइप का पैराबोला बनता है ये? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला। ये पैराबोला जो बनेगा वो बनता है एक्स स्क्वायर एक्स, अरे यार, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। याद है पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, ठीक है? तो ये कर्व कैसा बनता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला। तो उसने बोला है कि आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको ये, एक तो आपने क्या किया, ग्राफ को बना लिया। हाँ सर, हमने ग्राफ बना लिया। ड्रॉ करो टेंजेंट को x इक्वल्स टू 2 पे, 4 पे और 6 पे। एक तो 2 पे टेंजेंट बनाएंगे, 4 पे टेंजेंट बनाएंगे और एक 6 पे ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार एक काम करते हैं, इसके टेंजेंट्स बना लेते हैं। तो लेट्स से मैंने बनाया टेंजेंट इसके 2 पे। टेंजेंट बनाने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन जो कि सीधा एक्सिस को टच कर दे। 4 पे बनाना है क्या? हाँ, 4 पे भी बनाना है एक स्ट्रेट लाइन जो सीधा एक्सिस को टच करे। और एक 6 पे यहां कहीं बनेगा, कहीं आके टेंजेंट है ना, 6 पे टेंजेंट जो होगा वो यहां कहीं बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व का जब टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व को टच करके निकल जाती है। किसी भी कर्व का जब आप टेंजेंट बनाते हो तो ये वो लाइन है जो कर्व को टच करके निकलती है। तो देखो मैंने 2 पे एक लाइन बनाई जो कि इसको टच करके निकल रही है यहां पे एट दिस पॉइंट। सिमिलरली मैंने 4 पे एक लाइन बनाई जो कि इसको टच करते हुए निकलेगी यहां पे। अब क्या होता है, मैंने टेंजेंट भी बना दिया ऐसे। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करें? मान लो भाई साहब कि यहां पे तुमने कर्व बनाया था एक्स और वाई के बीच में। तुमने जो कर्व बनाया था वो ऐसे था, वाई और एक्स के बीच में। अब तुमसे कोई बोले ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट का स्लोप बताओ, इस पॉइंट पे स्लोप बताओ। तो तुम क्या करोगे? टेंजेंट बनाओगे एक, फिर टेंजेंट को एक्सटेंड कर दोगे आगे, फिर देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को कट करता है कि नहीं करता है। अगर वो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है तो एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना लो। एक्स से क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना लो। तो ये होता है तुम्हारा स्लोप, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा जो होता है वो तुम्हें स्लोप देता है। क्या देता है? ये स्लोप देता है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 पे, 4 पे और 6 पे टेंजेंट बनाया, फिर उस टेंजेंट को स्लोप फाइंड करना है। तो देखो तुम देख रहे होंगे कि यहां पे जो ये जो लाइन थी जो रेड 2 वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही थी, ये वाली, ये कुछ एंगल बनाता है यहां पे, ये कुछ एंगल बनाता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सिमिलरली वो वाली लाइन जो 4 को टच करते हुए निकली थी, ये रहा 4 वाला पॉइंट है ना, उसके लिए भी हम कुछ एंगल बनाएंगे। तो बोला ये कुछ एंगल बन गया। 4 वाले के लिए एंगल थीटा 2 है, 2 वाले के लिए एंगल थीटा 1 डिफाइन कर दिया मैंने। दिखाई दे रहा है कुछ तुम लोगों को? कचरा हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी में बना देता हूं मैं। ये वाली लाइन इसको टच करते हुए निकल रही है, ये थीटा 1 हो जाएगा। ये वाली लाइन इधर टच करते हुए निकल रही है, ये थीटा 2 हो जाएगा। इसको बोल दिया थीटा 2 और इस वाले को बोल दिया थीटा 1। अब अगर आपको 2 पे स्लोप फाइंड करना है, 4 पे अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, ये देखो ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन। अगर आपको 2 पे और 4 पे स्लोप फाइंड करना है तो आपको tan थीटा 2 और tan थीटा 1, सॉरी ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। tan थीटा 1 फाइंड करना है और आपको tan थीटा 2 फाइंड करना है। ध्यान से सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ नहीं पता अभी तक इसके बेसिस पे हम कुछ पता नहीं लगा पाए हैं कि हो क्या रहा है यहां पे। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए ये समझना कि अरे हो क्या रहा है असल में यहां पे। पहली बात, एक पैराबोलिक कर्व बना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाली इक्वेशन लगा दी हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन लगा दी उसके बाद क्या होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब इन पॉइंट्स पे स्लोप बनाने। तो स्लोप हमने बना दिया, स्लोप बता दिया मैंने। एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व को टच करते हुए निकलता है। तो 2 पे एक ऐसी लाइन बनाई जो इसको टच करते हुए निकली, 4 पे एक ऐसी लाइन बनाई जो इसको टच करते हुए निकली। फिर मुझे इन पे स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? तो जो टेंजेंट आपने बनाया था उसको देखो, क्या वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होता है? हाँ सर, हो रहा है। 2 पे जो हमने टेंजेंट बनाया उसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाया। 4 पे जो हमने टेंजेंट बनाया उसने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा 2 एंगल बनाया। सो 2 पॉइंट पे और 4 पॉइंट पे अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो आपको ये मिल जाएगा tan थीटा 1 और tan थीटा 2। यहां पे क्या हो जाएगा? स्लोप एट पॉइंट 2 और ये हो जाएगा स्लोप एट पॉइंट 4। 4 वाले पॉइंट पे स्लोप मिलता है tan थीटा 2, 2 वाले पॉइंट पे स्लोप मिलता है tan थीटा 1।
फाइंड कैसे करोगे? वैल्यू है क्या आपके पास में? तो ये जो कर्व आपने बनाया है इसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको। ये जो कर्व आपने बनाया है उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाली वैल्यू में एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, 4a वाई की जगह 2 पुट कर दीजिए। क्या बोला? x की जगह, ये देखो ये जो कर्व मैंने बनाया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई का बनता है। इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, y का वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो a का वैल्यू मिलेगा 1/8। a का वैल्यू 1/8 है, जरा पुट करके देखो क्या इक्वेशन बनती है तुम्हारी। तो a का वैल्यू जब वहां पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a तो 4.1/8 4 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा y/2। तो जो एक कर्व आपका बन रहा है, जो कर्व आपको मिल रहा है, वो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y/2। जो कर्व आपको मिल रहा है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y/2। समझ गए? पहले मैंने कर्व बनाया, कर्व को देख के मेरे दिमाग में बत्ती चमक गई, मैंने बोला भैया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a का कर्व है। मैंने एक्स और वाई की वैल्यू उठा के पुट कर दी, पुट करा तो a का वैल्यू मिल गया, क्योंकि a अननोन था इसमें, तो मुझे a का वैल्यू मिल गया। इस a के वैल्यू को जैसे मैंने इक्वेशन में पुट किया, फिर से ये जो a का वैल्यू निकाला ना मैंने यहां पे 1/8, इसको जैसे ही इक्वेशन में दोबारा पुट करोगे आपको मिलेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y/2। तो उसने क्या बोला था? वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो देखो यार y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का कर्व वही है क्या? वेरीफाई कर लिया तुम लोगों ने? वेरीफाई हो गया नहीं बात कि जो कर्व हमने बनाया है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये वाली बात वेरीफाई कर दी। पर सर रुको, स्लोप कितना है यहां पे? स्लोप कैसे फाइंड करें? अरे जब तुम्हें इक्वेशन ही पता चल चुकी है तो स्लोप फाइंड करना अब आसान है कि ये पुराने तरीके से सॉल्व करोगे? सर ये वाले तरीके से हमें θ1 θ2 के बारे में पता नहीं है। अगर मुझे θ1 और θ2 पता चल जाते तो मेरा काम आसान हो जाता है, बट वो दिक्कत वाली बात है, कैसे फाइंड करें? ऐसा भी नहीं एक स्ट्रेट लाइन वाला कर्व बन रहा है। यहां पे स्ट्रेट लाइन का कर्व होता तो कहीं पे भी स्लोप फाइंड करो, है ना? स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाओगे तो तुम कहीं पे भी स्लोप को फाइंड करो, सेम वैल्यू देगा तुम लोगों को। अगर कर्व तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का होता, जैसे कि ऐसा वाला, तो तुम कहीं पे भी स्लोप फाइंड करो, सेम वैल्यू मिलती तुम लोगों को। स्लोप कहीं पे भी फाइंड करते तुम्हें सेम वैल्यू मिलती, क्योंकि सारे एंगल जो होते हैं वो थीटा बनते हैं यहां पे, है ना? लेकिन अगर सपोज करो तुम्हारे पास पैराबोलिक कर्व आ जाता है तो फिर ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, बिकॉज पैराबोलिक इक्वेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जाता है, अलग अलग जगह पे। जैसे कि यहां पे देखो जो एंगल बनाया वो θ1, यहां पे जो एंगल बनाया वो θ2, यहां पे जो एंगल बनाया वो θt। अब तुम देख सकते हो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो θ1 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं θ1 सबसे छोटा है, फिर θ2 बड़ा है, फिर θ3 बड़ा है। लेकिन यहां पे क्या बोलोगे? भैया सारे थीटा बराबर है, तो यहां पे अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हर जगह हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता, लेकिन जैसे ही ये कर्व आया है अब हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग आ गई। तो ये दिक्कत वाली बात है, मुझे ये नहीं पता कि मैं कर्व कैसे फाइंड करूं, θ1 θ2 कैसे फाइंड करूं, क्योंकि अलग अलग जगह पे θ1 और θ2 की वैल्यू अलग अलग है। तो ये तरीका हमारा फेल हो गया, जिसमें हम स्लोप फाइंड कर रहे थे tan θ1 और tan θ2 से, ये तरीका फेल हो गया। अब हमने क्या किया, थोड़ा और काम किया, फिर हमने बोला चलो कोई बात नहीं, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या ये जो कर्व है वो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है। मैं लो भैया ये वाला इक्वेशन जो है वो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हमें पता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। इसमें जरा अपनी वैल्यूज को पुट करके देखो, हमने इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया, हमने जैसे वैल्यूज को पुट करा मुझे a का वैल्यू 1/8 मिल गया। इस 1/8 को दोबारा से यहां पे अगर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y/2, या फिर लिख सकते हो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो कर्व हमारा बन रहा है वो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है। और जब तुम्हें y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर के बारे में नॉलेज है, जब तुम्हें y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर के बारे में ज्ञान है, तो तुम फाइंड कर सकते हो टेंजेंट। मैंने बताया था तुम लोगों को शायद, टेंजेंट का मतलब डिफरेंशिएशन से होता है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो दैट मींस आप टेंजेंट फाइंड करने की कोशिश करते हो, या फिर बोलो अगर आपको टेंजेंट फाइंड करना है किसी इक्वेशन से, कर्व से नहीं, कर्व की बात अलग है भैया। जब इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको इस कर्व की इक्वेशन है नहीं है क्या, ये कर्व की इक्वेशन, अगर आपको कर्व की इक्वेशन दे दी है और आपसे टेंजेंट मांगता है तो डिफरेंशिएट कर दो। समझ गए? तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई यहां पे इक्वेशन पता है, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx हो जाएगा
और dy बाई dx को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x। तो जो स्लोप मुझे मिलता है वो मिलता है कितना, 4x। तो ये वाली बात सही है ना, ये वाली बात सही है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 4x, बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको स्लोप मिल चुका है तो भले आप x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करो स्लोप, x इक्वल्स टू 4 पे फाइंड करो स्लोप, और x इक्वल्स टू 6 पे फाइंड करो, तुम्हारी जो इच्छा है वैसे करो। जहां तुम्हें स्लोप फाइंड करना है वहां पे स्लोप फाइंड करो, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। अब ये तरीका नहीं करना पड़ेगा ना तुम्हें tan थीटा वाला, अब तुम्हारा काम डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या गया, स्लोप की इक्वेशन। क्या आ गई है, स्लोप। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, पता है ना, x की वैल्यू 2 पुट करो तो स्लोप आएगा और कितना, 8। x की वैल्यू 4 पुट करो तो स्लोप आएगा 16, x की वैल्यू 6 पुट करो तो स्लोप आएगा 24, x का वैल्यू 8 पुट करने से स्लोप जो आपको मिलता है वो मिलेगा कितना, 32। तो ये काम हमारा बहुत आसान हो गया। कहां हम पहले tan थीटा फाइंड कर रहे थे, tan थीटा 1, tan थीटा 2, उससे अच्छा था कि हमने क्या किया, पॉइंट्स से लेके हमने कर्व बनाया, पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के हमने कर्व बनाया। इस कर्व को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखा तो मैंने बोला ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का कर्व है। अब जब ये कर्व हमें मिल चुका है तो उसके बाद तो बहुत आसान है, जब तुम्हें इक्वेशन पता होती है तो तुम डिफरेंशिएशन कर देते हो, और स्लोप्स को रिलेट ही डिफरेंशिएशन से करते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्राफ में अगर कोई तुमसे स्लोप फाइंड करने के लिए बोलता है दैट मींस वो डिफरेंशिएशन वाली बातें करेगा। अगर कोई तुमसे एरिया फाइंड करने के लिए बोले, अगर कोई तुमसे एरिया फाइंड करने के लिए बोले दैट मींस वो इंटीग्रेशन करना चाहता है। समझते हो ये बात है? हाँ। सो हमने क्या किया, पहली बात तो वेरीफाई कर दी, वेरीफाई करने के बाद उसका स्लोप फाइंड कर लिया, डिफरेंशिएशन करके स्लोप मिला 4x, यानी कि स्लोप हर जगह पे अलग अलग होगा। यही बात मैं तुमसे कह रहा था, स्लोप हर जगह पे अलग अलग होगा, बिकॉज कर्व के केस में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग थीटा बनता है। कर्व के केस में क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग थीटा बनेगा, एंड हेंस जो स्लोप होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। तो वही चीज यहां पे भी पता चल रही है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग स्लोप मिलेगा हमें। तो वेरिएबल स्लोप होता है यहां पे, कैसा होगा, वेरिएबल स्लोप। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो कांस्टेंट स्लोप मिलता हम लोगों को। समझते हो बात को? एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। हो गया नोट? कर लिया? पक्का? बढ़े आगे? ये वाला भी नोट कर लो यार जल्दी से। डन? सच में? चलिए भाई। अच्छा, समझ आया ना तुम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट मिला के कर्व बनाओ। कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए यार, तुम जेईई एस्पिरेंट्स हो, तुम्हें तो पता होगा, है ना। सो कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाली, और इसी कर्व की इक्वेशन के बेसिस पे मैंने आगे पूरी पिक्चर को डिफाइन कर दिया है। यहां पे कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन थे, x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू पुट करा तो a का वैल्यू मिल गया। अब तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, x और y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, a का वैल्यू 1/8 ही मिलेगा। ठीक है, x और y का कोई सा भी वैल्यू उठा के पुट करके देख लो, a का वैल्यू 1/8 मिलेगा हमें। और इसको जब वहां पे पुट किया तो इक्वेशन ये मिली, मतलब वही वाली इक्वेशन जो वो कहता था। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि कर्व जो है वो इसी इक्वेशन का है। सो दिस इज इट बेटा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया? मिटा दो इसको मैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा कर रहे हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो हमसे कहता है अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू sin x if x is changed from pi/3 to pi/3 plus pi/100 find approximate change in the y। अगर देखो भाई y इक्वल्स टू sin x दे रखा है, अगर x में चेंज होता है pi/3 से लेके pi/3 plus pi/100 में, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। करके देखो, एक बार करके देखो, सोचो क्या हो सकता है इसमें। हो गया सॉल्व? कर लिया? अब मैं करूं सॉल्व? चलो आ जाओ भाई। यहां पे काम करते हैं, सर हम चेंज फाइंड कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो भाई, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, बाकी उससे इजी वाला तरीका है मेरे पास, मैं वो बता देता हूं तुम लोगों को। डिफरेंशिएशन करके फंस जाओगे तुम लोग उसमें, फिर डी वाई और डी एक्स आएगा, वहां पे भी वही होना अल्टीमेटली, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स करके। तो मैं बोलता हूं अगर हम वाई इनिशियल फाइंड करें तो जाएगा साइन ऑफ एक्स इनिशियल। इनिशियल एक्स कितना है? pi/3, तो लिख दो
y इनिशियल बनेगा साइन ऑफ पाई बाय 3। y इनिशियल क्या बनेगा? साइन ऑफ पाई बाय 3। जब हम बात करेंगे y फाइनल की तो क्या मिलेगा? y फाइनल मिलेगा साइन ऑफ x फाइनल। फाइनल वैल्यू ऑफ x कितनी है? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100। ठीक है, तो भाई अप्रोक्सीमेट चेंज इन y बता दीजिए। तो चेंज इन y जो होगा, चेंज इन y जो होगा वो हो जाएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल। y फाइनल माइनस y इनिशियल। फाइनल y कितना है? साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100 माइनस का साइन ऑफ पाई बाय 3। सही बात है? सही बात है। देख लो भाई एक बार तुम लोग, तुम्हारी तसल्ली जरूरी है। बहुत बढ़िया। साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला पता है? साइन ए माइनस साइन बी या साइन सी माइनस साइन डी। अगर वो फॉर्मूला नहीं पता तो एक और काम कर सकते हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन जो भी होगा, है ना, उसको सॉल्व करना है। यार एक काम कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन का फॉर्मूला जो भी है उसको लगा दें। तो इसको लिखे होगे कैसे? डेल्टा वाई इज इक्वल टू, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है जो तुम्हें लिखना है वैसे लिख सकते हो। तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है जो तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी लगा लो, सिंपल वाला, सबसे सिंपल जो सबको याद रहता है। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ऑफ पाई बाय 3 कॉस ऑफ पाई बाय 100 प्लस cos of pi by 3 sin of pi by 100 minus sin of pi by 3। ठीक है यार, पाई बाय 100 को सॉल्व करें तो क्या मिलता है? पाई बाय 100 को एक बार सॉल्व करके तो देखो, पाई बाय 100 इंटू 180 अपॉन पाई, यही होता है ना भाई। डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। पाई से पाई मर जाएगा, 0 से 0 मर जाएगा, ये बनेगा 1.8 डिग्री। अरे यार ये 1.8 डिग्री है। पाई बाय 100 का मतलब 1.8 डिग्री, और पाई बाय 3 का मतलब पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई। ध्यान से देखने, एक मस्त चीज मिलेगी, पाई से पाई मर जाएगा, 3 से 60 डिग्री। अरे नहीं भाई, पूरा क्लियर नहीं करना है। 60 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 100 1.8। एक बात नोट करना, इफ थीटा इज स्मॉल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, चलो ब्लैंक पेज पे बता दो उसको ना, लिखना यहां पे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। देखो भाई, वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 10 हो गई, 10 डिग्री होगी तो, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री पे ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक ले सकते हो। अगर थीटा छोटा है तो वेरी हटा देता हूं, ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा छोटा होगा तो उस केस में साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1, और टैन थीटा को भी आप लिख सकते हो थीटा। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पढ़ लोगे इसके बारे में भी समय आने पे, पढ़ लोगे समय आने पे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी नोट कर लो। क्या पता मैथ्स में तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। अगर थीटा छोटा होता है, हम ऑलमोस्ट वैल्यू 10 डिग्री से कम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 होता है, और टैन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर थीटा का वैल्यू छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा की जगह 1 लिख सकते हो, और टैन थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, नोट कर लेना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सितारे चमकाने वाला है ना, बहुत जगह काम आएगा आगे। अभी जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में भी बहुत काम आता है क्लास 12th में, ठीक है। ऑप्टिक्स ही क्यों, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे इस चीज को डील करने वाले अभी हम लोग। ये नोट कर लेना, थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा को 1 लिखेंगे। तो चलो आओ फटाफट से, पाई बाय 100 1.8 डिग्री, सर कितना छोटा है, 60 डिग्री, 1 कितना छोटा है ये। तो ऐसे छोटी वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, हम बोलते हैं अगर थीटा छोटा होगा, इफ थीटा इज स्मॉल, यहां पे इफ थीटा इज स्मॉल, तो यहां पे cos थीटा देखो ये 1 हो जाएगा,
ये पाई बाई 100 हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा की जगह मैं 1 पुट कर दूं, क्योंकि यहां पे जो थीटा है हमारा वो छोटा है। पाई बाई 100 जो होता है यार, देख लो यहां पे लिख देता हूं थीटा की वैल्यू पाई बाई 100, सॉल्व कर लेना इसको, 1.8 डिग्री मिलेगी तुम लोगों को। सो मैं वही कह रहा हूं, तो अगर थीटा छोटा है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा ही हो जाती है, प्लस कॉस पाई बाई 3 डॉट पाई बाई 100 माइनस साइन पाई बाई 3। देखो भाई, ये साइन पाई बाई 3 प्लस का, वो साइन पाई बाई 3 माइनस का, मार दो एक दूसरे को, जो आंसर मिलता है वो मिलता है पाई बाई 100 और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। सो √3 पाई बाई 200 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। तो y में कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है। पाई का वैल्यू 3.14 तुम लोगों को पता है। अच्छा एक मिनट रुको, कॉस 60, अरे यार सॉरी कॉस 60 है ना, तो क्या लिख रहा था मैं भी, 1/2। (3.14/200) पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो और लगा के, 2 से ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 107 या सॉरी 157 क्या बन जाएगा यहां पे, 157 क्या बनेगा यहां पे, 157। तो ये 2 से हमने काट दिया इसको। देखो भाई 2 से 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 157 हो गया। चलो भाई जीरो लगाओ, तो जो डेल्टा वाई आपको मिलेगा वो मिलेगा कितना, 0.0157। दिस इज द चेंज इन वाई। डेल्टा वाई कितना मिल जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि नीचे 4 जीरो थे, ऊपर भेज दिया पॉइंट लगा दिया, तो 0.0157 इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई जब x की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो x का वैल्यू पाई बाई 3 से पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 पे चला गया। ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू थी, तो y में कितना चेंज हुआ तुम्हारे सामने है पूरी पिक्चर। यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का कोई फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। नहीं पता है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो सभी को पता होता है, वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हें सेम मिलेगा। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पे कर लिए नोट, 0.0157 0.0157। चलिए हो गया नोट, ये बढ़िया। आगे आ जाओ फिर। सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हम लोग से द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I equals to I naught e raised to power minus t by RC, where I naught R and C are the constant parameters of the circuit and t is the time. Find the rate of change of current at t equals to 0, t equals to RC and t equals to 10 RC. यहाँ पे आपको rate of change of current बताना है। सही क्या है ये आरसी सर्किट, क्या होता है, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, कुछ नहीं पता हम लोगों को, चिंता मत करो, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ क्लास 12th। जब आएगा तब पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हमें किस चीज से मतलब है हमें मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब करंट का चेंज होना, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू कुछ लिखा होता तो हमें समझ आता, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट with respect to R, rate of change of current with respect to C, तो हमें समझ आता। यहां पे कुछ नहीं लिखा है, और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है तो समझ जाओ वो टाइम के रेस्पेक्ट में मांगते हैं। ठीक है, अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो समझ जाओ वो जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि मैं कर देता हूं di/dt, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बहुत बढ़िया। चलो भाई करके देखो, वहां डिफरेंशिएशन ही तो करना है हम लोगों को, और क्या करना है डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना। ठीक है, क्या लिखा है, आई नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट पैरामीटर्स है, आई आर सी, आई नॉट आर और सी, ये क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर्स है। सो आई नॉट एज इट इज लिख दिया। बहुत बढ़िया। ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, e का पावर माइनस एक्स का जब तुम डिफरेंशिएशन करते थे तो e का पावर माइनस एक्स मिलता था, फिर तुम्हें क्या करना पड़ता था, x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। यही बोलते थे, अगर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें e का पावर माइनस एक्स मिलता है, और साथ में माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 मिलता है हमें। फिर
e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वही आ गया, फिर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, तो ये वही काम कर रहे हैं। सो क्या लिखेंगे, e का पावर माइनस टी बाई आर सी एज इट इज लिख दिया। अब टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन किया तो टी का डिफरेंशिएशन, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाई डी टी ऑफ टी हमें हमेशा 1 मिलता है। सो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और अपॉन में आरसी चल रहा था, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अपॉन में आरसी चल रहा था और माइनस का साइन मत भूलना, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। दिस कैन बी रिटन एज माइनस का आई नॉट बाय आरसी ई का पावर माइनस टी बाय आरसी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये आ गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताओ, उसने बोला है अगर तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताते हो तो t इक्वल्स टू 0 पे बताओ, t इक्वल्स टू आरसी पे बताओ, t इक्वल्स टू 10 आरसी पे बताओ। ठीक है भाई, पहला पार्ट जब t इक्वल्स टू 0 था, एट t इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं इसको। di बाई dt जो हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा e का पावर सॉरी आई नॉट बाई आरसी एज इट इज आएगा, माइनस का आई नॉट बाई आरसी एज इट इज आ गया। सही बात है ना, माइनस का आई नॉट बाई आरसी, माइनस आई नॉट बाई आरसी एज इट इज। ई का पावर टाइम की जगह 0 करना है, ई का पावर माइनस का 0 बाई आरसी। सॉल्व करोगे तो माइनस का आई नॉट बाई आरसी एज इट इज, और यहां पे देखो ई का पावर हो जाएगा 0। माइनस 0 कुछ नहीं होता है, माइनस का 0 कुछ नहीं होता है, वो भी 0 ही होता है, तो हो गया ई का पावर 0। ई का पावर 0 बोलना 1। ठीक है, ई का पावर 0 जो बनता है वो क्या बनता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई आरसी। यानी कि अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फाइंड करते हो t इक्वल्स टू 0 पे, तो वो आता है माइनस आई नॉट बाई आरसी के बराबर। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, समझ गए बात को। t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू आरसी, ये फाइंड करके बताओ। t इक्वल्स टू आरसी पे फाइंड करना है। सो देखो भाई, डी बाई डी टी जो बनेगा वो हो जाएगा माइनस का आई नॉट बाई आरसी, ये तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस का आई नॉट बाई आरसी ये एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज ई का पावर माइनस टी की जगह पे, टी का जगह अब आरसी पुट कर देते हैं, तो टी की जगह आरसी पुट कर देना, तो माइनस आरसी बाई आरसी, माइनस का आरसी बाय आरसी, ये हो जाएगा माइनस का आई नॉट बाय आरसी ई का पावर माइनस का 1। यह माइनस का 1 है, नीचे उतर जाएगा, क्या बनेगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का आई नॉट बाय आरसी इंटू ई। ये हो गया t इक्वल्स टू आरसी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब t इक्वल्स टू 10 आरसी पे अगर करना चाहते हो तो क्या बनेगा, e का पावर 10 बन जाएगा नीचे। अरे यार, यहां पे 1 आरसी था, यहां पे 1 आरसी है, अगर ये 1 आरसी है तो e का पावर 1 बना है, अगर ये 2 आरसी होता तो e का पावर 2 आता, अगर ये 10 आरसी है तो e का पावर 10 आ जाएगा। बस समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, आ जाओ मैं सॉल्व करा देता हूं। हाँ तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी जो था वो था माइनस का आई नॉट बाय आर सी ई का पावर माइनस टी बाय आर सी। हमसे कहा गया टी की जगह 10 आर सी पुट कर दीजिए, हमसे बोला गया टी की जगह पे क्या करेंगे 10 आर सी पुट कर देंगे। सो जस्ट ट्राई दिस पार्ट। सो डी आई बाई डी टी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ आई नॉट बाय आर सी e का पावर माइनस 10 rc by rc. So rc to rc get cancel out and this comes out be like minus I naught by rc e का पावर माइनस का 10। ये माइनस का 10 नीचे भेज देंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का I naught by rc e का पावर 10। खत्म बात। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 10 rc पे। समझ गए बात को? पक्का ना? तो एक काम करो, नोट कर लो इसको, पहले ये वाला पार्ट पूरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। नोट करो जल्दी से ही पूरा पार्ट। कर लिया? हो गया नोट? इसको भी नोट कर लो फिर। डन? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 23। सो द क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आरसी। फिर से वैसे ही बात आ गई जो पिछले क्वेश्चन में देखी थी। आई नॉट आर और सी कॉन्स्टेंट पैरामीटर से, टी टाइम है। लेट्स से I नॉट बी 2 एम्पियर, R इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू पावर 5। यहां पे 10 की पावर 5 है ना, 10 की पावर 5 है ये।
and C equals to 0.500 माइक्रोफेरेड. फाइंड द करंट एट t equals to 0.3 एम्पियर. इस बार वो करंट मांग रहा है हम लोगों से t equals to 0.3 सेकंड्स पे. यानी जब टाइम जो होगा 0.3 होगा तो करंट बताओ कितना होगा. जब टाइम 0.3 सेकंड्स होगा, फाइंड द करंट एट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट 0.3 सेकंड. दूसरे केस में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है, और तीसरे में फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट 0.31 सेकंड्स पे 0.31 सेकंड्स पे आपको करंट बताना है. शुरू हो जाओ भाई फटाफट से. अब तो करोगे ये वाला, पक्का खुद से करना है यार. ये वाला करोगे खुद से, मैं पहले बता चुका हूं कैसे करना है. ये वाला तो तुम्हें आ ही जाएगा, इसका तो तरीका भी पता है. इक्वेशन है I इक्वल्स टू I नॉट e का पावर माइनस t बाय RC. ठीक है, चलिए भाई I नॉट की जगह पुट कर देते हैं 2 एम्पियर, e का पावर माइनस t अपॉन RC को अलग से सॉल्व कर लेता हूं मैं. RC को अलग से सॉल्व कर लेता हूं. R कितना है 6 इंटू 10 की पावर 5 ओम, और C कितना है 0.5. देखो ये जो माइक्रो होता है, ये जो टर्म है ये माइक्रो कहलाती है. ये जो लिखते हो ना तुम, ये होता है 10 की पावर माइनस का 6. कोई तुमसे बोले तो बोलना 1 माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 6 होता है. माइक्रो बोलेंगे उसको. ठीक है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6. देखो भाई क्या बनता है, यहां पे पॉइंट हटा दिया, अपॉन में एक 0 आ गया. 5 2 10 हो जाता है, 2 3 6 हो जाता है. तो ये बनेगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1 बनते हैं. तो यहां पे 0.3 लिख दो मैं अपॉन में, क्योंकि ये तो 0.3 ही बनेगा ओवरऑल. तो RC को सॉल्व करा तो 0.3 बना, तो मैंने यहां पे पुट कर दी वो बात. RC को सॉल्व करके 0.3 मिल रहा था, वो मैंने यहां पे पुट कर दिया. तो ये मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई. अब जब मुझे करंट की इक्वेशन पता है तो t इक्वल्स टू 0.3 सेकंड्स पे करंट कितना होगा बता सकते हो. एट t इज इक्वल्स टू 0.3 सेकंड्स करंट जो होगा वो होगा 2 e का पावर माइनस का 0.3 अपॉन 0.3. सो करंट जो आपको मिलेगा 2 e का पावर माइनस का 1 यानी कि 2 बाई e एम्पियर. मिल गया करंट. मिल गया करंट कहां पे, t इक्वल्स टू 0.3 सेकंड्स पे. सो फाइंड द करंट एट t इक्वल्स टू 0.3 सेकंड्स. पहला पार्ट कवर हो गया हमारा. अगले पार्ट पे चलते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मांग रहा है वो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कैसे डिफाइन करेंगे उसको, आओ चेक करते. di by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. di by dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है. पता है ना तुम लोगों को. डिफरेंशिएशन करो. इसका ही कर लें क्या, इसका डिफरेंशिएशन कर ले. 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. e का पावर माइनस t बाय 0.3 का डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस t अपॉन 0.3 इंटू माइनस का 1 अपॉन 0.3. ये हो गया भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. क्या तुम बार बार RC को सॉल्व करते रहोगे. RC एक बार सॉल्व कर दिया ना, R इंटू C करके देखा 0.3 मिल रहा है. तो ये एक नई करंट की इक्वेशन मुझे मिल गई थी विद द वैल्यूज. ये क्या मिला, करंट की नई इक्वेशन विद द वैल्यूज. करंट की न्यू इक्वेशन है जो वैल्यूज के साथ में है. अब जो करने इसके साथ करो, उसको भूल जाओ. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di by dt 2 e की पावर माइनस t बाय RC. RC की जगह 0.3 था, 0.3, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1 अपॉन 0.3. इसको देखो सॉल्व करते हैं तो बनेगा माइनस का 2 अपॉन 0.3 e का पावर माइनस. टाइम की जगह क्या पुट करोगे, ध्यान से देखना इस बार. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट 0.3 सेकंड्स. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है 0.3 सेकंड्स पे. तो फिर से 0.3 पुट कर दीजिए. 0.3 अपॉन 0.3. सो इट कम्स टू बी माइनस ऑफ 2 e का पावर माइनस 1 अपॉन 0.3, और आई कैन से इट इज इक्वल्स टू माइनस का 0.3 e. चाहो तो 20 अपॉन 3e ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. तो ये तुम्हें क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट 0.3 सेकंड्स. क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट 0.3 सेकंड्स माइनस 20 अपॉन 3e. e का वैल्यू 2.57 होता है. ठीक है, सॉरी 2.75. ऐसी कुछ वैल्यूज होती है एक्सपोनेंशियल की, चेक कर लेने के बाद तुम लोग. ठीक है, तो हमें उन चक्रों में नहीं पढ़ना कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है क्या नहीं है. वो तो मैथ्स का पार्ट है. हमारा पार्ट ई तक लाके रुक जाता है, यहां पे लाके छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देगी. डी बाई डी टी कंप्लीटेड है. फटाफट से नोट कर लो इस पार्ट को. फिर अगले पार्ट पे बढ़ते हैं जहां पे हमें करंट का वैल्यू बताना है 0.31 सेकंड्स पे.
करंट का वैल्यू बताएंगे 0.31 सेकंड पे। चलो भाई करें सॉल्व। हाँ, दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट ये सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट ये सॉल्व कर दिया, अभी तीसरे पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। आ जाओ, तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। करंट की जो इक्वेशन मिली थी I इक्वल्स टू 2 e का पावर माइनस टी अपॉन 0.3, मुझे क्या करना है, t इक्वल्स टू 0.31 सेकेंड्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो I जो मिलेगा 2 e का पावर माइनस 0.31 अपॉन 0.3। देखो उसने अगर 0.31 दिया है, दैट मींस वो नहीं चाहता है कि तुम ऐसी मक्कारी करो और मक्कारी करके आंसर निकालो, ठीक है, वो कुछ और चाहता है इस बार तुम लोगों से। तो 0.31 पूरा लिखना, अब उसको डिवाइड भी अच्छे से करना। तो यहां पे क्या होगा, देखो भाई थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 0.31 अपॉन 0.3, डॉट हटाओगे एक जीरो आएगा, डॉट हटाओगे तो नीचे दो जीरो आएंगे, तो ये बनेगा 31/30। क्या बनेगा ये 31/30। कर लो, और e का पावर माइनस 31 अपॉन 30। इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट। अब इसको सॉल्व करते एक बार आ जाओ फटाफट से। सो 31 अपॉन 30 कर लेते हैं, यहां पे आएगा अंदर 31, बाहर आएगा 30, सो 31 जा 30 हो जाता है, यहां पे 1 आता है, ये डॉट आता है, एक और जीरो लगाना पड़ेगा, 33 जा 90 होते हैं। 0 से 0 गया, 10 में से 9 गया 1, और एक जीरो और आएगा, 33 जा 90 होते हैं फिर से। तो यहां पे भी फिर से वही बात आ जाएगी, तो 1.033 तो यहां पे बनेगा। अच्छा एक चीज भूल गए क्या, नहीं बोले ना, हाँ, तो 2 e का पावर माइनस का 1.033, सही है। कुछ और चीज तो नहीं बोले ना, हमें क्या बताना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट। अच्छा, करंट की वैल्यू बतानी है। सो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन e की पावर 1.033, यहां तक लाके भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिख लो, 2 अपॉन e डॉट e का पावर 0.033। अब सॉल्व करना पड़ेगा यार इसके आगे, तो है ना, इसके आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें लॉग टेबल की जरूरत पड़ सकती है जिसमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज तुम देख सको आराम से। तो अपना आंसर यहां तक लाके भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी तुम्हारी, यहां तक लाके भी अपना आंसर छोड़ दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब e का पावर 0.033 सोचने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे, मैथ्स में अच्छे से पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी तो हमारे पास अगर कोई टेबल हो तो टेबल से देख सकते हो उसकी वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जामिनेशन में वो टेबल्स मिल जाती है। बट कैलकुलेटर यूज मत करना, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जस्ट वैल्यूज के लिए तुम्हें हो सकता है अलग से एक टेबल दे दें जिसमें वैल्यूज लिखी होंगी इनकी, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज होती है किसी को याद नहीं रहती। वो किसकी वैल्यू याद रखोगे, e का पावर 1 कितना होता है, e का पावर 2 कितना होता है, e का पावर 3, e का पावर 4, e का पावर 5, ऐसे। अरे e का पावर 100 भी होता है भैया, किस किस को याद रखोगे तुम लोग, ये तो छोड़ो। फिर e का पावर माइनस का 1, e का पावर माइनस का 2, e का पावर माइनस का 3, e का पावर माइनस का 4, अरे इतनी वैल्यूज कितनी याद रखेंगे हम लोग। तो इसकी तुम चिंता मत करो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट की, अगर तुम्हारा आंसर आता है तो उसको एक्सपोनेंशियल में छोड़ दो, बाकी अगर सॉल्व करना चाहो तो तुम्हारे पास कोई टेबल है तो उसको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व भी कर सकते हो तुम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट से नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया था नोट तुम्हारा, इसको भी नोट कर लो। ये थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। 0.31 सेकंड्स के लिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, तो यार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ओके, क्लियर है ना, पक्का सभी को। बढ़े आगे, आओ फिर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 23, अब हम आगे बढ़ सकते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सो द क्वेश्चन सेज find the area bounded under the curve y equals to 3x square plus 6x plus 7 and the x-axis with the ordinates at x equals to 5 and x equals to 10। भाई यहां पे कर्व की कोई इक्वेशन दे दी मुझे, कर्व की क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, और बोला गया है कि मुझे एरिया बताइए जो कि ये कर्व बाउंड कर रहा है। तो मान लीजिए कर्व की इक्वेशन जो अगर हमें मिलती है वो कुछ ऐसी मिलती है, कैसे बनाओ, कुछ भी कर्व मान लो, सपोज करो कोई भी कर्व हो गया। सो इसकी कोई भी कर्व मैंने ऐसे बना दिया, कुछ भी हो सकता है। उसने बोला भैया इसके अंडर में कितना एरिया रहा है, इस कर्व और एक्स एक्सिस में कितना एरिया बनता है तुम्हें वो बताना है। अब हमने पूछा भैया ठीक है बता देंगे, लेकिन मुझे बताओ कहां से कहां तक। तो उसने बोला x इक्वल्स टू 5 से लेके x इक्वल्स टू 10 तक, x इक्वल्स टू 5 से लेके x इक्वल्स टू 10 तक। तो ये तो हमारी लिमिट्स हो गई। और जब भी एरिया फाइंड करना होता है समझ जाओ क्या मतलब है उसका, जब भी एरिया होता है उसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 5 से लेके 10 तक, बस यही बोला था। जब भी एरिया की बात होगी समझ जाना इंटीग्रेशन है, जब भी डिफरेंशिएशन की स्लोप की बात होती है तो समझ जाओ डिफरेंशिएशन है।
ये एरिया और स्लोप ये ग्राफ के अंदर काम किए जाते हैं। एरिया और ये जो स्लोप की बातें हो रही है वो ग्राफ में किया जाता है। अगर इस कर्व का तुम्हें कोई इक्वेशन दे दे, फिर कैसे फाइंड करोगे? तो उस केस में हम एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो यहां पे मुझे बताना है एरिया, दैट मींस मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं ये सब मिटा के सीधा इंटीग्रेशन पे आ जाता हूं और बोलता हूं एरिया जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या है ये y, इंटीग्रेशन ऑफ y। तो भैया कर दो इसका इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 किसके रेस्पेक्ट में करोगे? dx के रेस्पेक्ट में ही होगा ना इंटीग्रेशन। तो अरे dx के रेस्पेक्ट में ही होगा यार। लिमिट लगेगी x इक्वल्स टू 5 से लेके x इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है। लिमिट्स भी लगा दी हमने। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। मैंने बोला था जब प्लस और माइनस का रूल होता है तो अलग अलग सॉल्व कर लो इनको। तो इसको आप फर्दर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। और अगर इंटेलिजेंट हो गए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है कि तुम इसको एक साथ सॉल्व कर लो। इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम अलग अलग सॉल्व करना चाहते हो, अलग अलग सॉल्व कर लो। ये भी रूल कहता है कि कर सकते हो। ये 5 से लेके 10 तक, ये भी 5 से लेके 10 तक, और ये भी 5 से लेके 10 तक हो जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एंड लेट अस सी द एरिया। तो एरिया की जो वैल्यू मुझे मिलेगी इट कम्स आउट बी, पहले का इंटीग्रेशन किया 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बनता है। तो अगर x स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बनेगा। तो हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स लगेगी 5 से लेके 10 तक, प्लस अगला देखो 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करोगे x का पावर 2 बाई 2, लिमिट लगेगी 5 से लेके 10 तक। अगला देखो 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अगर अंदर कुछ भी नहीं बचता है तो उसका इंटीग्रेशन यानी x हो जाएगा। तो हो जाएगा x, लिमिट लगेगी 5 से लेके 10 तक। 3 से 3 मर जाएगा, 2 से भी ये 3 टाइम्स मर जाएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज अपर लिमिट 10 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 3 अपर लिमिट 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 7 अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट माइनस का 5। ये रहा पार्ट पूरा एरिया का। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यूज मिलती है वो मिलती है एरिया इज इक्वल्स टू 10 का पावर 3 यानी कि 1000 माइनस का 125, ठीक है, ये हो गया, प्लस 3 इंटू 100 माइनस का 25 प्लस 7 इंटू 10 माइनस का 5। सो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनता है ये 875 पक्का 875 बन जाएगा ये, प्लस का 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 75 प्लस का ये 35 बन जाएगा, बिकॉज वो 5 बनेगा, 7 5 35 होता है। 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 होता है, 7 3 21 22 होता है। सो 225 प्लस 875 प्लस 35, ये 5 7 3 10 3 13 और 8 9 10 11 1135 आ रहा है। चेक कर लो क्या यही आंसर होगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। बहुत बढ़िया। स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, भले सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, इसलिए यूनिट स्क्वायर लिखा है, या फिर स्क्वायर यूनिट बोल लो, जिसका मतलब है कि जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो अगर कोई तुमसे बोले एरिया तो बोल देना भाई साहब एरिया का मतलब है हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर कोई तुमसे बोले स्लोप तो बोल देना डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया, ये फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। कुछ रॉकेट साइंस है क्या इसमें? पसीना आ गया हम लोगों को, तो इतना सॉल्व कर लिया ना। चलो भाई देख लियो फटाफट से, हो गया, बढ़े आगे। ओके सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि तुम खुद से करोगे। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x। भैया फिर से एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व बताना है। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से। x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू पाई तक एक ट्राई खुद का बनता है, एक ट्राई तो खुद का भी बनता है ना। एरिया की बातें जब भी बोले तो समझ जाओ इंटीग्रेट कर दो उसको। एरिया की बातें जब भी बोले तो इंटीग्रेट कर दीजिए।
y का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x करना पड़ेगा। लिमिट लगा दो 0 से लेके पाई तक, क्वेश्चन में बोला उसने खुद ही। ठीक है, लिमिट्स लगा दो 0 से लेके पाई तक, क्वेश्चन में खुद ही बोला उसने। चलो भाई आ जाओ सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x जब आप करते हो सो यू विल गेट द आंसर ऑफ माइनस का cos x। लिमिट्स लगेगी 0 से लेके पाई तक, सही बात है ना। sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, फॉर्मूले याद होंगे तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू पाई एंड जस्ट पुट द लिमिट्स नाउ। कैसे पुट करते हो लिमिट्स को? माइनस का cos अपर लिमिट पाई, ठीक है, माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का cos अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट माइनस का cos लोअर लिमिट 0। पहले लिखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos पाई का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1, माइनस ऑफ माइनस, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos पाई माइनस का 1 होता है, ये माइनस एज इट इज आ गया, ये माइनस एज इट इज आ गया, ये माइनस भी ऐसा कैसा गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या बनेगा ये 1 प्लस 1, यानी कि आंसर आपको मिलेगा 2। तो यहां पे जो इसका एरिया होगा वो होगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। नोट कर लो, एरिया जो आएगा वो 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। दैट्स इट, यही है भाई, इतनी ही बात है, वही तो समझा रहा हूं तुम लोगों को। हो गया, समझते हो ना। इंटीग्रेशन करना है यार, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना इसमें। बढ़ते आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26। अरे यार फिर से एरिया फाइंड करना है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ फटाफट से। इंटीग्रेशन ही तो करना है यार, y की पावर e। अरे अभी करके बताया मैंने इसका इंटीग्रेशन, अच्छा वो डिफरेंशिएशन करके बताया। इसका भी तो कौन बड़ी बात है, इसका इंटीग्रेशन भी तो कौन सी बड़ी बात है, जो इसका डिफरेंशिएशन वही इसका इंटीग्रेशन। अरे हाँ करो भाई, करो करो करो, सॉल्व करो भाई। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी वो दिक्कत है ना। इस क्वेश्चन में कर तो लेंगे सॉल्व, लेकिन लिमिट्स कहां से कहां तक लगेगी ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत तो है भाई। y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स, सर लिमिट कहां से कहां तक लगाए? लोअर लिमिट, सबसे कम वाली लिमिट जो तुम्हें पता होगी, वहां से सबसे बड़ी लिमिट जो हो सकती है वो बला लगा दो। तो सर x की वैल्यू चेंज करने से y का वैल्यू चेंज हो जाता है, x का वैल्यू चेंज करने से y का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जरा x इक्वल्स टू 0 तो करके देखो। तो जैसे ही x को 0 करा, y की वैल्यू मुझे मिल गई e का पावर माइनस का 0 एंड इट कम्स आउट बी e का पावर 0 व्हिच इज कैन बी रिटन एज 1। यानी कि x इक्वल्स टू 0 करने से y का वैल्यू 1 मिल जाता है। अच्छा ये सबसे छोटी लिमिट हो गई है ना, ये सबसे छोटी लिमिट पुट कर दी हमने। सबसे बड़ी लिमिट, सबसे बड़ी लिमिट जो हो सकती है वो हो सकती है इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी इनफाइनाइट पे? e का पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन e का पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सबसे छोटी लिमिट से लेकर सबसे बड़ी लिमिट तक इसको सॉल्व करेंगे। जब x का वैल्यू 0 पुट करा तो y का वैल्यू 1, जब x का वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। कर्व बना के देख सकते हो, इसका कर्व भी बना लो अगर अच्छा लगे तो। ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू कितना था? 1 था, तो ये y का वैल्यू 1 यहां पे। x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद कहानी कहां जा रही है? x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे y इक्वल्स टू 0। ये देखो ये झुकता जाएगा बिल्कुल, एकदम बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाके ये 0 हो जाएगा कर्व। सो दिस इज द कर्व। नाउ अब हमें तो एरिया बताना था। भैया एरिया बता दो यार कितना होगा इसके इलाके में और इधर वाले इलाके में। देखो तुम लोग x और इनके बीच में, सिंपल है सर, वही इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट्स लगा दूं 0 से लेके इनफाइनाइट तक, लगा दो सर। लिमिट्स लगा दी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। वैसे तो तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता चल चुका एरिया अब यहां पे कितना होगा। 0 और 1 ही है ओवरऑल। ओवरऑल क्या है? 0 और 1 ही है, तो एरिया कितना रहेगा चेक कर लेते हैं सर। e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e का पावर माइनस एक्स माइनस के साथ आएगा इस बार। अरे x का भी तो कुछ करोगे, सो माइनस e की पावर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस e का पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस e का पावर माइनस का 0 माइनस 1 अपॉन e का पावर इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, e का पावर 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हुआ भैया, देखो वही बात है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स आता है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट लगा रहे हैं। वैसे तो यहां से देख के पता चल चुका है कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट में y का वैल्यू यही रहेगा। आपको एरिया फाइंड करना है, वही बात है भाई, 1 ही आएगा आंसर फिर भी। चलो करके देख लेते हैं। 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो माइनस का 0 प्लस का 1, आंसर आएगा प्लस का 1। ये तुम्हारा आंसर आ गया, स्क्वायर यूनिट लगा देना साथ में, ये बन गया फाइनल आंसर। स्क्वायर यूनिट लगा दिया, फाइनल आंसर आ गया 1। यहां पे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्लस का साइन हटा देता हूं, ज्यादा बड़ा दिख रहा है कुछ। दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे टू द। चलिए भाई कर लिया नोट, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। चलिए भी बहुत बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं हम लोगों से, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इसको मैंने एक्स एक्सिस पे प्लेस कर रखा है, बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू L। द लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। देखो अब डेंसिटी का मतलब समझा दिया उसने, लीनियर डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ, ठीक है। सरफेस डेंसिटी आएगा तो मास अपॉन एरिया कर देना, और वॉल्यूम डेंसिटी आता है तो मास अपॉन वॉल्यूम, जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। क्या बोला गया, द लीनियर डेंसिटी रो से डिनोट किया उसने, ऑफ द रॉड वेरीज विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज रो इक्वल्स टू a प्लस bx। यूजुअली क्या होता है, ये जो लीनियर डेंसिटी वाली चीजें हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, बट अगर वो वेरी कर जाए तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा उसके लिए। आगे चल के जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। पहली चीज आपको फाइंड करनी है, यहां पे SI यूनिट फाइंड करना है फॉर द A एंड B। A और B का SI यूनिट फाइंड कर रहे हैं। दूसरा आपको फाइंड करना है मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ A, B एंड L। A, B और L के टर्म्स में मास ऑफ द रॉड फाइंड करना है। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है, पार्ट ए तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, पार्ट बी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार पहला वाला पार्ट जो है उसको ट्राई कर लो। चलिए भाई कर लिया ट्राई, हो गया ना। ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी क्या होगा भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या बोलता है कि आरएचएस का डायमेंशन अगर एलएचएस के डायमेंशन के बराबर है तो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। यहां पे वैसे ए और बी कांस्टेंट वैल्यूज है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो डायमेंशनली चेक करोगे तो सही रहेगा। अगर हम बोले कि इक्वेशन हमारी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, उसके लिए यहां के डायमेंशन को इधर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, राइट। ये क्या है, लीनियर डेंसिटी है, इसको क्या बोलते हैं, मास अपॉन लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, मास अपॉन लेंथ। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जो होगा वो होगा केजी पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर, बिकॉज मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर क्या है, रो है, रो मतलब लीनियर मास डेंसिटी, इसको लिखते हैं मास अपॉन लेंथ। मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में, तो इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर। अब अगर इधर का डायमेंशन बराबर है तो ऑलमोस्ट यूनिट्स भी सेम ही रहेगी। हाँ सर यूनिट्स भी सेम है, तो इधर का यूनिट देखते हैं। तो इधर हमने देखा, तो हम एक और बात जानते हैं कि सेम डायमेंशन वालों को ही ऐड कर सकते हो, सेम यूनिट्स वालों को ही ऐड कर सकते हो, यानी कि मास में आप मास को ही ऐड कर सकते हो। ऐसा थोड़ी करोगे मास में तुम वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो क्या मास में, सॉरी वेलोसिटी तो बड़े टर्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या मास में स्पीड को ऐड कर सकते हैं हम लोग, मास में क्या आप लोग स्पीड को ऐड कर सकते हो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये फिर भी पॉसिबल है, मास में मास को ऐड कर सकते हो, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, दैट मींस दोनों की डायमेंशन सेम होंगे, दोनों की यूनिट सेम होगी, तो ही ये काम हो सकता है। और ये दोनों की जो यूनिट्स होगी वो सेम होगी और इसकी यूनिट के बराबर होगी। तो अगर कोई तुमसे बोले SI यूनिट ऑफ ए, तो उसको बोल देना केजी पर मीटर। अगर कोई तुमसे बोले SI यूनिट ऑफ ए क्या है, बोलना केजी पर मीटर, बिकॉज ए अगर रो के बराबर है, ये टर्म अगर रो के बराबर है, दैट मींस ये इक्वेशन करेक्ट है। यही बोला था ना, LHS का जो डायमेंशन होते हैं वो RHS के डायमेंशन के बराबर होते हैं। डायमेंशन बोलो, यूनिट्स के लिए भी सेम फॉर्मूला लगता है, यूनिट्स के लिए भी सेम प्रिंसिपल लगेगा। अगर LHS के यूनिट RHS के यूनिट के बराबर है तो ही हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, या फिर हम बोले हमारी इक्वेशन करेक्ट होती है। तो इधर का जो यूनिट है वो है केजी पर मीटर,
तो इधर का भी यूनिट कितना होना चाहिए, केजी पर मीटर। तो इधर ए है, ए का यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर। बी का बताओ, तो bx का जो यूनिट होगा वो होगा केजी पर मीटर। bx का जो यूनिट होगा वो होगा केजी पर मीटर। x क्या है, डिस्टेंस है, मीटर में होता है, तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b इंटू मीटर इज इक्वल टू केजी पर मीटर। तो और सिंप्लीफाई किया तो b का जो यूनिट मिला आपको केजी पर मीटर स्क्वायर। b का यूनिट क्या मिल गया आपको, केजी पर मीटर स्क्वायर। a का क्या मिला, केजी पर मीटर। अब देखो भाई इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही क्या, केजी पर मीटर, हाँ बिल्कुल सही है। bx आपका केजी पर मीटर है, तो b का यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर मर जाएगा, ये भी केजी अपॉन मीटर बन जाएगा। तो इक्वेशन तुम्हारी करेक्ट हो गई। तो ऐसा यूनिट ऑफ ए और बी मैं फाइंड कर चुका हूं, ये तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको कराऊंगा तुम्हें अगले पेज पे सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फटाफट से, ये पार्ट मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास रॉड जो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l पे रखी थी, यानी कि रॉड का जो लेंथ होगा, रॉड का लेंथ l है, हाँ बिल्कुल रॉड का लेंथ l है। इस रॉड के लिए लीनियर डेंसिटी गिवन है a प्लस bx। इस रॉड के लिए लीनियर डेंसिटी आपको गिवन है विच इज इक्वल्स टू a प्लस bx, सही है। अब ये लीनियर डेंसिटी वेरी कर रही है, लीनियर डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ वेरी कर रहा है। मास अपॉन लेंथ वेरिएबल होने का मतलब क्या है, मास अपॉन लेंथ वेरिएबल होने का मतलब यह है कि पोजीशन के साथ साथ लेंथ के साथ साथ इसका मास चेंज हो रहा है। ये टर्म अगर वेरिएबल है, अगर ये टर्म वेरिएबल है, इसका यह मतलब है जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे मास भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पे इस रॉड का मास जो है वो लेंथ के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें इसका मास बताना है, इसका मास कितना होगा फिर बताओ जरा। तो एक काम करो, इसके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंडीशन बताता हूं तुम लोगों को, कैसे सॉल्व करना होता है वो देखना। हम क्या करते हैं, यहां से x इक्वल्स टू 0 पे x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। याद है जब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, उसमें एक स्ट्रिप लेना सिखाई थी, बोला था एक पतला सा एलिमेंट ले लो, स्ट्रिप जिसे कहते हैं। तो यहां पे भी हम एक क्या करेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे, एक पतला सा एलिमेंट जिसका जो थिकनेस होगा वो हो जाएगा dx। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लीजिए dx। अब क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट। अब क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट है, क्योंकि ये एक स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका मास भी स्मॉल होगा, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, स्मॉल रहेगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल, इट इज अ स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट है तो इसका मास भी छोटा होगा। स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है वो है dx, और इसका जो मास है उसको हम बोलेंगे dm, ठीक है। जो स्मॉल एलिमेंट का लेंथ होता है उसको हम लिखते हैं dx, तो स्मॉल एलिमेंट के मास को लिखेंगे dm। अभी dm कितना होगा सोचो, dm को कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए एक मेथड होता है विच वी कॉल्ड एज द यूनिटरी मेथड। दो मेथड बताया, पहला हमने कंसीडर किया है स्मॉल एलिमेंट, तो हर एक चीज को मेंशन करता जाऊंगा, हर एक चीज नोट करते जाना। कंसीडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करना जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है। यहां से क्यों ले रहे हो, बिकॉज देखो यहां पे x इक्वल्स टू 0 है, मतलब हो सकता है ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो। यहां पे x इक्वल्स टू 0 है तो हो सकता है ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो। तो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है वो है dx, स्मॉल एलिमेंट का मास जो होगा वो होगा dm। टोटल रॉड है l लेंथ का, टोटल रॉड l लेंथ का है, तो लेंथ l जो है, ध्यान से देखना, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं यहां पे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, अगर हमारे पास l लेंथ का मास m है, l लेंथ की रॉड का मास अगर कैपिटल M मान लिया, एज्यूम कर रहे हैं ना, एज्यूमिंग, ये जो मास कैपिटल M है क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, हमने एज्यूम किया है ये सिर्फ। तो हमने बोला भैया l लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो यूनिट लेंथ का मास होगा कैपिटल M बाय L, यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा कैपिटल M बाय L। ठीक है भाई, समझ तो इतनी सी बात। सो dx लेंथ का मास कितना होगा, dx लेंथ का मास होगा m बाय l डॉट dx, इसी को हम क्या बोलते हैं, dm बोलते हैं। l लेंथ का मास अगर m है
तो यूनिट लेंथ का मास m बाय एल हो जाएगा और dx लेंथ का मास m बाय एल इंटू dx हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, dm, स्मॉल एलिमेंट का मास। अब आपके पास में स्मॉल एलिमेंट का मास आ चुका है, और अगर आपको टोटल मास चाहिए, टोटल रॉड का मास चाहिए, वो कैसे फाइंड आउट करें? सर आपने अज्यूम किया ना कैपिटल M, अरे तो हमने खुद से माना है, हमें आंसर उसमें नहीं निकालना जो हम मानते हैं, हमें आंसर निकालना है उन चीजों में जो क्वेश्चन में गिवन होती है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहां पे लेंथ L पता है, उसके अलावा आपको A और B के बारे में पता है, तो इन्हीं के टर्म्स में आंसर निकलेगा आपका। तो यही निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई स्मॉल एलिमेंट का मास अगर dm है तो पूरी रॉड का मास कितना हो जाएगा? पूरी रॉड का मास होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। पूरी रॉड का मास कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm। यही बताया था मैंने आपको। एरिया फाइंड करते टाइम पे एक पतला सा एलिमेंट ले लो, एक पतली सी स्ट्रिप ले लो, उसका एरिया निकाल लो। क्या यही बताया था इंटीग्रेशन में? पतला सा स्ट्रिप ले लो, उसके लिए फाइंड कर लो जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए जो भी वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड कर लो, फिर उसका इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बड़े एलिमेंट के लिए, पूरे बॉडी के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको मून के बारे में स्टडी करना है तो क्या करोगे? एक पत्थर लेके आओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना पूरा चांद उठा के ले आओगे यहाँ पे, नहीं ना, एक पत्थर लेके आओगे, उसके बारे में स्टडी करोगे तो तुम्हें पूरे मून के बारे में पता चल जाएगा। जैसे मुझे इस रॉड का मास पता करना था तो एक स्मॉल एलिमेंट माना। छोटी सी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, छोटी चीजों के बारे में स्टडी करना आसान होता है। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट के ऊपर स्टडी करा, स्टडी करने का मतलब हमने उसका मास निकाला, तो उसका मास ही आ रहा है। अब इस मास का इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल बॉडी का मास मिल जाएगा मुझे। बहुत बढ़िया, चलिए भाई पुट करते हैं वैल्यूज को। इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह मैं पुट कर रहा हूं m बाय एल डॉट dx। अब लिमिट्स लगेगी कहां से कहां तक? 0 से लेके l तक, क्योंकि बॉडी जो है वो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक है, तो x इक्वल्स टू 0 से लेके l तक इसकी लिमिट लगा देंगे। अब तुम बोलोगे सर ये भी मास है, ये भी मास से कट जाएंगे, नहीं, रुको अभी। तुम्हें पता है क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, रो, ये होता है मास अपॉन लेंथ। ये जो रो है ये होता है मास अपॉन लेंथ। ये रो डिफाइन किया गया है इस रॉड के लिए। ये जो लीनियर मास डेंसिटी है रो, ये डिफाइन किया गया पूरी रॉड के लिए। अब पूरी रॉड के लिए अगर आपने इसको डिफाइन किया तो मास में कैपिटल M पुट करेंगे जो कि पूरी रॉड का मास है, लेंथ में कैपिटल L पुट करेंगे जो पूरी रॉड की लेंथ है। हाँ सर, जो आपको ये रो डिफाइन किया था लीनियर मास डेंसिटी, वो पूरी रॉड के लिए डिफाइन किया था। तो जब आप रो को लिखोगे मास अपॉन लेंथ, तो पूरी रॉड का मास आएगा कैपिटल M, पूरी रॉड का लेंथ आएगा कैपिटल L, तो कैपिटल M बाय L की जगह पे मैं ये रो को पुट करने जा रहा हूं। तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज M इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो dx 0 से लेके L तक। So M can be written as integration of a plus bx dx 0 से लेके L। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग? हाँ सर, ये a है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ax बन जाएगा। ये bx है, इसका इंटीग्रेशन करोगे bx स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। ये तो आता है सॉल्व करना। चलो भाई सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो जो टोटल मास ऑफ द रॉड मिलेगा वो होगा ax, लिमिट लगेगी 0 से लेके L तक। सही है? a का इंटीग्रेशन किया ax, लिमिट 0 से लेके L तक, प्लस b कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगेगी 0 से लेके L तक। डन। a का इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई 0 से लेके L तक। b कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके L तक लिमिट लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा al माइनस 0 प्लस b। चलो भाई इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, कचरा हो जाएगा बहुत ज्यादा ना। तो यहां पे जो आपको टोटल मास मिलेगा, दिस कैन बी रिटन एज a l माइनस 0 प्लस b बाय 2 l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a l प्लस b l स्क्वायर बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ टोटल मास ऑफ द रॉड। तो रॉड का जो टोटल मास है वो है ये। क्या क्वेश्चन में a गिवन था? देखो, हाँ सर, क्वेश्चन में a गिवन था, b गिवन था और कैपिटल L गिवन था। तो हमने अपना आंसर उसी फॉर्मेट में निकाला है जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है। और हमेशा ध्यान रखना, आपका आंसर उसी फॉर्मेट में निकालना जो डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है? तो ये एक काम करो, इसको नोट कर लो फटाफट से। पहले इतना सा पार्ट नोट करो, फिर आगे बढ़ते। पहले इतना सा पार्ट नोट कर लो, ये पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लिए जिसमें ऐसा यूनिट निकाली थी हम लोगों ने। ऐसा यूनिट निकालना आ गया सभी को।
अब आ जाओ अगले पार्ट पे, ये वाला पार्ट नोट करो जिसमें मैंने क्या किया, टोटल मास ऑफ द रॉड फाइंड करने के लिए स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया। तो यहां पे x इक्वल्स टू 0 से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लिया, उस dx एलिमेंट का मास dm माना मैंने। dm को कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर कोई तुमसे बोले कि भैया एक एप्पल 5 रुपए का है, ठीक है, अगर चलो इसका भी ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई तुमसे बोलता है एक एप्पल अगर 5 रुपए का है तो 2 एप्पल कितने के होंगे, 5 इंटू 2 कर दोगे। एक एप्पल अगर 5 रुपए का है तो 2 एप्पल हो जाएंगे 5 इंटू 2 10 रुपए के, वो वाला तरीका है, ठीक है। तो किसी एक चीज के लिए फाइंड आउट कर लो पहले, पूरी रॉड जिसका लेंथ L था उसका मास M माना था हम लोगों ने, तो L लेंथ की रॉड का मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ कितना होगा, छोटू सा यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, उसका मास कितना होगा M by L। dx लेंथ का मास होगा M by L dx, खत्म बात। इस dm को उठा के वहां पुट कर दीजिए, वहां पे M by L dx आ जाएगा। हमने बोला रो इज द लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी है, तो मास अपॉन लेंथ हो जाएगा, कैपिटल M by L कर दिया। तो यहां पे हम क्या पूरेंगे, कैपिटल M by L की जगह रो पुट कर देंगे। क्वेश्चन में रो वेरिएबल था, a प्लस bx था, उसका इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, एंड यस विल गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस। ये है मास ऑफ द रॉड। ये क्या है, मास ऑफ द रॉड। ये क्या है, टोटल मास ऑफ द रॉड। वेरिएबल है ना, देखा, लेंथ के हिसाब से चेंज होता रहेगा ये रॉड का लेंथ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखते हैं। द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन dp by dt इक्वल्स टू 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकंड इनटू t। थोड़ा सा इक्वेशन को सही कर देता हूं मैं, इसने यूनिट्स के साथ में इक्वेशन लिखी है, मैं तुम्हें नॉर्मली इक्वेशन लिखवा देता हूं। dp by dt इक्वल्स टू 10 प्लस 2t, ये हमारे पास इक्वेशन है। इफ मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल्स टू 0, उसने बोला भैया जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पर मोमेंटम 0 है, तो मोमेंटम बताओ 10 सेकंड्स पे कितना होगा, 10 सेकंड्स पे मोमेंटम कितना होगा। चलो सोचो भाई, इसके लिए सोचो यार, क्या करेंगे। dp by dt 10 प्लस 2t है, अगर t इक्वल्स टू 0 पे मोमेंटम 0 है तो t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स पर मोमेंटम कितना होगा। पहली बात तो मोमेंटम निकालना पड़ेगा आपको, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले आपको। कैसे करते हैं, देखो भाई तरीका बताता हूं। जब भी आपको इसको हटाना है ना, ये d को, ये जो लिखा होता है ना डिफरेंशिएशन वाली चीजें, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। ये जो डिफरेंशिएशन वाली बातें लिखी होती है, इसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। सो dp को लिखता हूं 10 प्लस 2t dt, समझ गए। dt को इनके पास भेज दिया, सो dp हो गया 10 प्लस 2t dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, सो यहां पे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा dp का, ठीक है। दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस 2t dt। लिमिट्स क्या लगाएंगे, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स तक। सो t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स तक। t इक्वल्स टू 0 पे मोमेंटम क्या था, 0 था। t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स पे मोमेंटम हमें फाइंड करना है p। तो इसको सॉल्व करोगे तो p ही आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो p ही आंसर मिलेगा। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, मोमेंटम p, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 से लेके p तक, इज इक्वल्स टू 10 का इंटीग्रेशन 10 t, लिमिट्स लगेगी 0 से लेके 10 तक, प्लस 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है, लिमिट लगेगी 0 से लेके 10 तक। इंटीग्रेशन करना तो आ गया तुम लोगों को। सो हमने क्या किया, 10 का इंटीग्रेशन किया, 10t होता है, t पे लिमिट्स लगा दी 0 से लेके 10 तक। सिमिलरली 2t का इंटीग्रेशन करोगे सो इट कम्स आउट बी 2t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी 0 से लेके 10 तक। जो मरना चाहता है मर जाएगा, जैसे कि 2 से 2 मर गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट p था, तो पुट करके फिर से p मिलेगा, मैंने पहले बता दिया था तुम लोगों को। तो यहां पे मोमेंटम p जो हम फाइंड करना चाहते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 10 इंटू 10 माइनस का 0 प्लस t स्क्वायर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व दिस पार्ट, 10 10 100 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहां पे जो मोमेंटम मिलेगा वो मिलेगा 200 kg मीटर
पर सेकेंड। तो भैया t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे मोमेंटम मिलता है 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ के ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, अगर एक दूसरे को मारना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन को मारना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन को बुलाओगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन को मारना है तो आप इंटीग्रेशन को बुलाओगे। अगर आप इंटीग्रेशन को मारना चाहते हो तो आप डिफरेंशिएशन को बुलाओगे। एक दूसरे के दुश्मन है ये, ठीक है। तो यहां पे देखो डीपी बाई डी टी था, डिफरेंशिएशन था, इसको मारना है, खत्म करना है, तो इंटीग्रेट करा हमने यहां पे। अगर यहां पे इंटीग्रेशन वाली पार्ट होता, उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहां पे। फिर नोट कर लीजिए। समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को कुछ क्या हो रहा है? वैसे तो बहुत बेसिक सा पार्ट है यार ये, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आगे बढ़ो, मजा आएगा देखना फिर। हाँ, ये वाले तो चैप्टर क्या हलवा है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल के चैप्टर्स है, जस्ट तुम्हें फंडा क्लियर करवाने के लिए। जैसे आगे बढ़ोगे ना, अभी आगे आएंगे, मजा आएगा देखना, क्वेश्चन देख के मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। चेंजेस इन अ फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज। ये भैया चेंज दे रखा है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, बता दो क्या होगा। क्या पूछ लिया उसने यार। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कहा गया है एक्स स्क्वायर है, तो मुझे बताओ y का वैल्यू क्या होगा, मुझे बताओ y का वैल्यू क्या होगा। अब वही बात आ गई यार, ये फिर से ये dy में से y को लाना है, मतलब ये d को हटाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन को मारने के लिए किसको लेके आता हो, इंटीग्रेशन को। कर दो इंटीग्रेशन, चलो भाई सॉल्व करो जल्दी से जल्दी से। और बताओ y और x कैसे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इसने बोले ना y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब यही है y और x में क्या रिश्ता है। अगर वो बोलता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको पहले तो लिखने का तरीका बता देता हूं। अगर कोई तुमसे बोले y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि y जो है x पे डिपेंड करता है। अगर वो बोले y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y x पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वही तो देखना है हम लोगों को। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इस डिफरेंशिएशन में से मुझे y को निकालना है, तो इसको मारने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बुलाएंगे। तो इसको मारने के लिए इंटीग्रेशन को बुलाया और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट पता है क्या तुम लोगों को? नहीं सर लिमिट नहीं पता हम लोगों को, कोई बात नहीं छोड़ दो। मैंने दो टाइप के इंटीग्रेशन बताए थे तुम लोगों को, एक तो था डेफिनेट इंटीग्रल, एक था इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट में मैंने बोला था कोई लिमिट्स नहीं होती है। डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट अपर लिमिट पता होती थी हम लोगों को। इनडेफिनेट में कोई लिमिट्स नहीं होती है, तो उस केस में प्लस का सी लगाते थे, याद है। सॉल्व करने के बाद एक प्लस सी लगा देना साथ में, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। चलो ट्राई करो इसको फटाफट से। क्या करोगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है हम लोगों को। तो यहां पे dy का जब इंटीग्रेशन करोगे, तो देखो इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को मार दिया, बच्चा कौन, y। इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को मार दिया, बच्चा कौन, y। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 मिलेगा। पर क्योंकि मुझे लिमिट नहीं पता है, मुझे लिमिट्स का कोई आइडिया नहीं है, तो ये एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल हो गया है। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में प्लस का सी जरूर लगा देना। तो ये तुम्हारा मिल गया y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या मिल गया तुम लोगों को, y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये रहा तरीका भैया इक्वेशन। नहीं समझे, इजी है ना बहुत। क्या है करना है भाई, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, इंटीग्रेशन लाना है, तो भैया इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन मर जाता है। dy मर गया, y रह गया, इधर कर रहा तो x क्यूब बाई 3, dx मर गया, और एक साथ में c आ जाएगा क्योंकि हमें लिमिट्स के बारे में नहीं पता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये हो गया तुम्हारा y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए भाई। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए फटाफट से। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 29, लेट्स सी, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो यार, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रिवीजन मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में ही करा दिया था, याद है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ाए थे मैंने चैप्टर 1, जब हमारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चल रहा था। तो वहां पे मैंने तुम्हें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का सब कुछ बता दिया था, रूल क्या है, कैसे हमें फाइंड करने हैं, सब कुछ बता दिया था। तो चलो भाई एक बार रूल को फॉलो करते हुए मुझे बताओ कितने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनमें। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले में बोला है 1001। याद करो मैंने तुम्हें रूल बताते टाइम पे बोला था, दो नॉन जीरो कौन करने, 1 और 1। अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 1
2 3 4, यहां पे होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगले पार्ट पे आओ, 100.1, 100.1। अब डॉट लगा दिया, डेसिमल आ गया बीच में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन जीरो के बीच में जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगले पार्ट पे आओ, यहां पे लिखा है 100.10। अगर ये डॉट नहीं होता तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? तो भी 5 ही होते। वही बात है, रूल तो वही लग रहा है ना कि भैया दो नॉन जीरो के बीच के जीरो, नॉन जीरो के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4, क्या लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्या? याद करो, 500 लिखा था तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये 500 लिखते हैं तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 5.50 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते थे, क्योंकि डॉट के बाद अगर जीरो आता है तो वो कंसीडर होता है। डॉट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो कंसीडर्ड होता है। तो यहां पे होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। दिमाग मत लगाना अपना एक्स्ट्रा। 100.10 है तो बोलोगे सर डॉट के बाद का जीरो तो वैल्यूएबल ही नहीं होता। वैल्यूएबल नहीं होता तो उसको हटा दोगे, गलती हो जाएगी उससे, ठीक है। तो डॉट के बाद अगर जीरो आता है तो कंसीडरेशन है, लेकिन जीरो कैसे आएगा? जीरो देखो लास्ट में ट्रेलिंग जीरो है ये, ठीक है। लास्ट वाले जो जीरो होते हैं वही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि अगला वाला पार्ट भी कुछ ऐसा ही है बट कुछ डिफरेंस है। 0.001001 क्या बोलते हैं भैया? अगर डॉट के जस्ट बाद जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। डॉट के बाद जस्ट बाद अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। डॉट के बाद कोई नॉन जीरो आना चाहिए। डॉट के बाद नॉन जीरो आया फिर जीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन डॉट के जस्ट बाद जीरो आ जाए नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये 1 है, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो 1 होगा, क्योंकि ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में है। सॉरी, ये दो जीरो जो है वो नॉन जीरो के बीच में है, यानी कि दो जीरो दो 1 के बीच में है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पे कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वो जो रूल मैंने तुम्हें बताए थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए वो याद होने चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे तुमसे। यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अरे लिख लो यार, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तुम्हें पता है, भूल जाओगे, पूछोगे सर ये एसएफ क्या है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर बोलो, डिजिट बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लो जल्दी से। समझ गए ना? हो गया नोट? सभी कुछ कर लिया? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है? A meter scale is graduated at every millimeter. How many significant digits will be there in a length measurement with this scale? एक स्केल है भाई, मीटर स्केल है, जो इसमें क्या हुआ, हमने जो विभाजन करके, तुमने देखा स्केल के अंदर छोटे छोटे से डिविजन्स होते हैं, वो मिलीमीटर्स में इस बार डिविजन्स, ठीक है। सो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स का हम करेंगे, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं अगर कोई मेजरमेंट हम करें तो। अगर एक मीटर स्केल है जिसमें मिलीमीटर्स के ग्रेजुएशंस है, सो आई कैन से कि यहां पे हम जो अब मेजरमेंट करेंगे तो 1 मिलीमीटर का भी कर सकते हैं, 2 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, 3 मिलीमीटर भी हो सकता है मेजरमेंट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे चलते जाओगे 10 मिलीमीटर भी कर सकते हो, 11 मिलीमीटर भी कर सकते हो, और 12 मिलीमीटर, ऐसे चलते जाएगा वैल्यूज, है ना। कितनी भी मेजरमेंट तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। 12 मिलीमीटर की मेजरमेंट भी हो सकती है ना, ठीक है। और ऐसे चलते जाओगे फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 30 आएगा, 31, 32, 33, चलते चलते एक टाइम आएगा जब हम पहुंचेंगे 100 मिलीमीटर पे। 100 मिलीमीटर, 101 मिलीमीटर, 102 मिलीमीटर, फिर 103 कर सकते हो, 104, मतलब ये सारी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। हो सकता है कोई चीज आपने मेजर करी, उसका लेंथ आया 3 मिलीमीटर, कोई चीज आपने मेजर करी उसका आया 12 मिलीमीटर, कोई चीज आप ऐसे मेजर कर रहे हो जिसका लेंथ आता है 101 मिलीमीटर। करते करते आप पहुंचे आगे कहां पे, एक टाइम आएगा जब आप होगे 999 मिलीमीटर पे। हो सकता है कोई चीज आप मेजर करो 1000 मिलीमीटर हो सकती है,
हो सकता है वो 1001 मिलीमीटर हो सके, 1002 मिलीमीटर हो जाए वो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट तो यार, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मत बोलना कि सर वो हो सकता है कहीं जाके वो 9999 मिलीमीटर होगा और फिर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इस पे मत चल जाना तुम लोग, इस पे मत चल जाना आगे, क्योंकि वो कितना बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। फिर जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो सिर्फ मीटर्स में करना, उसके आगे की वैल्यूज पे नहीं जा सकते तुम लोग, है ना। मीटर से आगे मत बढ़ जाना, मीटर तक ही रहना। 1 मीटर में जो होते हैं वो होता है 1000 मिलीमीटर। तो यहां पे बस 1000 वाली कैटेगरी में जा सकते हो तुम लोग, क्योंकि मीटर स्केल से मेजरमेंट्स अगर आप करते हो तो आप सिर्फ मीटर मिलीमीटर, हाँ यहां पे मिलीमीटर आएगा। मीटर स्केल से अगर आप मेजर करोगे तो यहां तक 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स तक ही जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। फिर समझ गए बात को। सो ओवरऑल जो भी मेजरमेंट मैं कर रहा हूं यहां पे वो 1000 तक जा सकते हैं, या 1002 1003 ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में मैं बोल देता हूं 999 यहां तक भी मेजरमेंट हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसके आगे की और नहीं कर सकते, क्योंकि यार फिर वो आगे दूसरी वैल्यूज में चला जाएगा तो हमारे वो काम का नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सो भाई मीटर स्केल है, मीटर स्केल से इतना ही। अरे सॉरी, कहां चल गया 992 में भी, सॉरी मेरी गलती है। हाँ यहां तक ही रहने देना इसको, यहीं तक ही रहने दो, समझ जाओगे इतनी बात। अब जब आप मेजरमेंट करते हो इसका, जब कोई भी आप मेजरमेंट करते हो तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर हो सकता है, 15 मिलीमीटर हो, 45 मिलीमीटर हो, 50 मिलीमीटर हो सकता है 115 मिलीमीटर, 192 मिलीमीटर, है ना। या फिर हो सकता है कि वो 999 मिलीमीटर की हो सकता है 1001 मिलीमीटर हो, क्योंकि मीटर स्केल है, मीटर तक मेजरमेंट जा सकती है उसकी। मीटर स्केल की मेजरमेंट जो है मीटर तक तो जा सकती है, मीटर्स में चल सकते हम लोग इसको ना, लेकिन ज्यादा आगे भी मत बढ़ जाना। 2000 मिलीमीटर भी चलेगा, 2001 मिलीमीटर भी चलेगा, क्योंकि थाउजेंड्स वाली कैटेगरी में चल रहा है अभी, तो थाउजेंड्स वाली कैटेगरी चला सकते हो, लेकिन उसके आगे मत पहुंच जाना फिर, ठीक है। तो 1000 वाली कैटेगरी में जा सकते हो, लेकिन उसके आगे मत चल जाना, पता चले तुम 10 की पावर 6 में जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे भाई मीटर तक ही रहना, मीटर वाली कैटेगरी में रहना है, उसके आगे मत चल जाना, उसके आगे किलोमीटर्स होता है ना, वहां तक नहीं जा सकते हम लोग। सो यहां पे अगर इनको देखो तो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, एक सिग्निफिकेंट डिजिट, इनमें होती है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनमें होती है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनमें होती है 3। देखो 1 2 3, दो नॉन जीरो के बीच का जीरो है ना, दो नॉन जीरो के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं। 100 मिलीमीटर नहीं बोल रहा हूं, इसमें तो 1 ही होगा, इसकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, 10 की बात भी नहीं बोल रहा हूं मैं बात बोल रहा हूं 101 102, ठीक है। फिर इसकी भी देखो, यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है हमारे पास में, यहां पे आएंगे, इसका नहीं, यहां पे 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे आओ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए बात को। तो ये थी भाई कुछ बातें जहां हमें करनी थी। यहां पे क्या बोला, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं यहां पे, 1 2 3 ये 4 टाइप के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। कुछ डिजिट्स ऐसी होंगी, कुछ मेजरमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कुछ मेजरमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कुछ मेजरमेंट्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और कुछ मेजरमेंट्स में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उससे ज्यादा नहीं जा सकते हम लोग फिर, क्योंकि मीटर स्केल है ना वो, यार मीटर तक ही अपनी मेजरमेंट्स कर पाता है। उसे मीटर स्केल है, वो सिर्फ मीटर को ही मेजर कर पाएंगे, उसके आगे चले जाओगे किलोमीटर वाली चीजें मेजर नहीं कर पाता है वो, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया कंप्लीट। क्लियर है पार्ट, पक्का ना, बढ़े आगे। चलिए, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 31 अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्या बोला है, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इनको 2 सिग्निफिकेंट्स तक राउंड ऑफ करना है। देखो राउंड ऑफ का रूल मैंने तुम्हें बता दिया पहले से, राउंडिंग ऑफ का रूल तुम्हें पता है। क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ का रूल, अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं जैसे 3 2 4 6, लास्ट वाले नंबर को चेक करो, लास्ट वाले नंबर को चेक करो। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो क्या होगा, इसका पिछला टर्म जो होता है उसमें प्लस का 1 कर देना, तो जो आपका नंबर बनेगा 3 2 5 बन जाएगा। इसका राउंड ऑफ करोगे तो 3 2 5 और सॉरी 2 3 5, अरे यार उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ, इसका राउंड ऑफ करोगे तो 3 2 5 मिलेगा, इसका राउंड ऑफ करोगे तो 3 2 5 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 5 से बड़ी है। अगर यही लास्ट डिजिट 5 से छोटी होती, मान लीजिए 3 2 4 3 है,
3 2 4 3 है, तो ये जो 3 है वो लेस देन 5 है। इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, तो पिछले टर्म को ऐसे ही रख देना जैसा वो है, ठीक है, एज इट इज, जैसा वो है वैसे ही रख दो। तो यहां पे नंबर बन जाएगा 324। तो 3243 का अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 324 बन जाएगा। तो लास्ट डिजिट को चेक करो, क्या वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है, तो ये पिक्चर होती है। अगर 5 हो गई, फिर अगर वो 5 हो जाता है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि उससे पहले वाला टर्म इवन है या ऑड है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे, एक में लिखा है 3245, एक में लिखा है 3275, लास्ट में दोनों ही 5 है, लास्ट में दोनों ही 5 है। अब ऐसे केसेस में आपको चेक करना पड़ेगा कि जो लास्ट से पहला डिजिट है वो इवन है कि नहीं है। अगर वो इवन होता है तो नंबर एज इट इज आ जाएगा, यानी कि बनेगा 324, सेम नंबर यहां पे उतर के आ जाता है। अगर वो ऑड है तो इसमें प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो 328 बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में प्लस का 1 कर दोगे। लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटी है तो उसका पहला वाला एज इट इज लिख देना यहां पे। लेकिन लास्ट डिजिट अगर 5 आ गई, फिर क्या करोगे, तो चेक करो उसके पहले वाला टर्म इवन है या ऑड है। अगर उससे पहले वाला डिजिट इवन है तो उसको एज इट इज लिख दो, अगर उससे पहले वाला डिजिट ऑड है तो उसमें प्लस का 1 करके लिख दो। तो 3275 की जगह 328 लिख देंगे, यहां पे 3245 था, इसकी जगह 324 लिख देंगे, बिकॉज दोनों के लास्ट में 5 था। तो राउंड ऑफ के 3 रूल है, पहला रूल ये वाला है, दूसरा रूल ये वाला है, और ये तीसरा रूल है। ये 3 रूल है जो इससे तुम राउंड ऑफ कर सकते हो बहुत इजीली। तो राउंड ऑफ के रूल मैंने लिख दिए हैं, उसके बाद अब तुम खुद से ट्राई करो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे, पार्ट दे रखे तुम लोगों को, चारों पार्ट का राउंड ऑफ करना है। करे क्या नोट? ओके, चलो भाई अब आ जाओ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है 3472। तो पहला कोर्स है 3472, लास्ट वाला डिजिट 2 है, 5 से छोटा है क्या? हाँ सर। ये वाला टर्म जो है वो 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो यहां पे इसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 347। लेकिन उसने बोला 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है। अभी इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको 2 में कन्वर्ट करो। फिर से लास्ट टर्म को देखो, लास्ट टर्म यहां पे 5 से बड़ी है, तो उसके पिछले वाले टर्म में प्लस का 1 कर देना, तो ये हो जाएगा 35। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आ गया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आ गया। पहले तुमने राउंड ऑफ किया, लास्ट टर्म देखी 5 से छोटी है, इसलिए पीछे वाले को एज इट इज लिख दिया। आंसर आया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब फिर से राउंड ऑफ करो, तो 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसके पिछले वाले टर्म में प्लस का 1 कर दोगे, तो प्लस का 1 करा तो ये बना 35। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए क्या? हाँ, तो ये तुम्हारा आंसर है। यानी कि 3472 का राउंड ऑफ करोगे तो आपको मिलेगा 3500। ऐसा तो नहीं हो सकता ना इसका राउंड ऑफ करके 35 ही मिले, तो यहां पे कितना मिलेगा 3500। यहां 0 लगा लेने का। तुम्हें पता है अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट के 0 को नहीं मानते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट के जो 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं, तो यहां पे 0 को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ 3 और 5 रहेगा। बी वाले को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है 84.16। चलो इसको ट्राई करो। लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म जो है वो 5 से बड़ी है। 5 से अगर वो बड़ा है तो पिछले वाले टर्म में 1 का ऐड करना पड़ेगा, इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। योर आंसर कम्स आउट बी 84.2। 1 + 1 2 होता है। अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, अभी भी कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसका और राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये जो टर्म है वो 5 से छोटा है, तो इसको एज इट इज लिख दोगे, तो हो जाएगा 84 पॉइंट। बस और नहीं, पॉइंट लगा के 0 मत कर देना, वो काउंट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पॉइंट 0 करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो 84 लिखोगे काफी है, ठीक है। लास्ट हम देख लिया 5 से छोटा है, इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, तो 84 बन गया हमारे पास। तो 84.16 का राउंड ऑफ करोगे तो 84 लिख सकते हो यहां पे। थर्ड वाले का राउंड ऑफ करते हैं। अब थर्ड वाले का राउंड ऑफ करते हैं 2.55। लास्ट टर्म अब क्या है 5 है, इससे पहले 2 टर्म में एक 5 से छोटा था, एक 5 से बड़ा था। लास्ट टर्म जो है वो 5 है। अब इस अगर लास्ट टर्म 5 आ जाती तो उसका पिछला टर्म चेक करो, क्या वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो प्लस का 1 कर देना, अगर इवन है तो एज इट इज रहने देना। तो 5 के पीछे वाला टर्म देखा तो यहां पे ये ऑड है, ऑड होने का मतलब है इसमें हम प्लस का 1 कर देंगे।
तो इसमें प्लस का 1 करो तो बनेगा 2.6। क्या बनेगा? 2.6। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखो 2.55 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 2.6 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद में एक और है डी वाला जिसमें बोला गया है 28.5। अब फिर से वही कहानी आ गई 5 की, फिर से वही कहानी है 5 की। क्या करोगे यहां पे? लास्ट टर्म 5 है, उसके पहले वाला टर्म देखो कैसा है, इवन। अगर वो इवन है तो इसको एज इट इज रहने देना, तो यहां जाएगा 28। क्या जाएगा यहां पे? 28। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, बस खत्म। हाँ यही है, दिख रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो वहां पे 28.5 को अगर लिखना चाहो तो 28 बन जाएगा। तुम्हें बस चेक करना है, अगर लास्ट टर्म 5 से छोटी है तो एज इट इज लिख दो, लास्ट टर्म 5 से बड़ी है तो +1 करो, लास्ट टर्म अगर 5 आ जाए तो उसके पहले वाले को चेक करो क्या वो ऑड है या इवन है। ऑड है तो प्लस का 1 करोगे, इवन है तो एज इट इज लिख दोगे। नोट कर लो भाई इसको फटाफट से। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया कंप्लीट। समझ आ रही है बातें? सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहा है यहां पे। हो गया? बढ़े आगे? चलिए भाई आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अगले सवाल की ओर आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि कहता है द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर measured with a slide caliper are found to be 4.54 centimeter and 1.75 centimeter respectively. Calculate the volume of the cylinder. आपको क्या बोला गया है कि भैया लेंथ और रेडियस किसी सिलेंडर का कितना है हमारे पास? लेंथ हो गया है 4.54 सेंटीमीटर और रेडियस जो हो गया है वो हो गया कितना? 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है भाई, लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो पुट कर दो बस। अब देखो यहां पे पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 1.75 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है? 4.54। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चलो कैलकुलेशन करते हैं। 1.75 इंटू 1.75, 5 5s are 25, 7 5s are 35, 36, 37, 5 1s are 5, 6 7 8, 7 5s are 35, 7 7s are 49, 50, 51, 52। यहाँ पे 7 5 आएगा, 7 1s are 7 प्लस 5 12 होते हैं। यहाँ 5 7 1, ये 5 7 5 12 होते हैं, 8 2 10, 6 16 और ये 10, ये आएगा 30, 3.0625। तो यहाँ पे लिख लो 3.14 इंटू। अब देखो यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई में देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं? ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो हमारा आंसर भी कितना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाओ, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देखो लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, 5 से पहला वाला इवन है, एज इट इज लिख दो, तो 3.062 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? 3.062। कितने सिग्निफिकेंट फिगर बने? 4। मुझे कितने चाहिए? 3। लास्ट डिजिट 2 है, 2 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, इसलिए एज इट इज लिख दोगे तो दिस कम्स आउट बी 3.06। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 3.0625 को मैंने क्या किया? राउंड ऑफ किया। कहां तक किया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। पहले कितने थे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, उसको कन्वर्ट किया 3 में। तो 1.75 का स्क्वायर, 1.75 का स्क्वायर 3.06 लिख रहा हूं मैं यहां पे, 3.06 इंटू 4.54। अब आ जाओ इसको कैलकुलेट करते हैं। ये वाला पार्ट मिटा दूं ना मैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। राउंड ऑफ का रूल और सिग्निफिकेंट के रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद नहीं होंगे तो दिक्कत कर जाएगा फिर। 3.14 इंटू 3.06, आओ सॉल्व करते हैं। 3.14 इंटू 3.06, देख लो भाई यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब कि हमारे आंसर में भी इतना ही होना चाहिए। मल्टीप्लाई का रूल यही कहता है कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में 3 और 3 सिग्निफिकेंट है तो हमारे आंसर में भी वही होना चाहिए, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट को कंसीडर करेंगे। अगर दोनों बराबर है तो आंसर में भी उतना ही होना चाहिए। 6 4s are 24, 6 1s are 6 7 8, 6 3s are 18, ये कट गया 0 0 0, यहां पे 4 3s are 12, 3 1s are 3 4, 3 3s are 9 हो जाएगा, एंड दिस कम्स टू बी 4 8 0 6 9।
4 के बाद डॉट लगेगा, ये लग गया भाई 9.6084। कितने सिग्निफिकेंट है? 5 सिग्निफिकेंट है। तुम्हें कितने चाहिए? 3 चाहिए। लास्ट टर्म को चेक करो, लास्ट टर्म है 4 इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.608। कितने बने? 4 सिग्निफिकेंट बने। अभी भी मैंने बोला है भैया 3 सिग्निफिकेंट चेक चाहिए। फिर से लास्ट टर्म को चेक करो, 8 है, 5 से बड़ा है, पिछले वाले टर्म में प्लस का 1 कर देंगे, ये बन जाएगा 9.61। 0 में 1 का ऐड करोगे 1 बनता है, तो ये बन जाएगा 9.61। रूल आ गया हमारे पास। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.61 बना। तो इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं और यहां पे इसकी वैल्यू को लिख देता हूं, 9.61 इंटू 4.54। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर ये वाली चीजें क्लियर करनी है। तो राउंड ऑफ करना आगे जाके बहुत काम आएगा। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ये रूल पता होंगे तो। अब देखो 9.61 इंटू 5.45, तो 9.61 इंटू 4.54 है, ठीक है। सो 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 9 4 36, 37 38, क्रॉस 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 9 5 45, 46 47 48, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, वही बनेगा 4 4 8 3। ये 4 5 4 9, 8 4 12, 8 4 12 और 3 कितने होते हैं? 15 और 1 16, 12 होते हैं 13, 4 3 6 2 9 4। 4 के बाद डॉट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां पे लगेगा 43.629। बट देखा जाए तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और मेरे क्वेश्चंस में यहां पे मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले थे। तो इस 6 सिग्निफिकेंट फिगर को मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो जो वॉल्यूम मुझे मिला वो मिला 43.6294। लेकिन इसको कन्वर्ट करो, लास्ट टर्म चेक करा, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 43.629, देखा 9 एज इट इज आ गया। लास्ट टर्म चेक करा, 5 से छोटा है तो पिछला टर्म एज इट इज आ गया। फिर से लास्ट टर्म चेक करो, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसके पिछले वाले टर्म में प्लस का 1 कर दो, ये हो जाएगा 43.63। 6 सिग्निफिकेंट फिगर से आपने कन्वर्ट किया 5 में, 5 सिग्निफिकेंट फिगर से आपने कन्वर्ट किया 4 में। अब एक और बार राउंड ऑफ करो, लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म इज लेस देन 5, इसलिए पिछला टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पे आंसर मिलेगा 43.6। दिस इज द वॉल्यूम। यूनिट दे रखी है क्या? सेंटीमीटर, तो यहां पे लगा देना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नोट करो, एक बार नोट करो, देख लिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, नोट भी कर लिया। अच्छा हाँ सुनो, हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मेरी वजह से, देखो क्योंकि मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पे, तो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। और एरर के नॉन पे आई थिंक यहां पे 43.7 या कुछ ऐसे कोई वैल्यू होगी, तो चेक कर लेने का बुक से, ठीक है, जस्ट चेक कर लेना, 43.7 या कुछ ऐसे करके वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस जो मेरे आंसर में है, क्योंकि मैंने मैनुअल कैलकुलेशन किया है, तो हो सकता है कहीं पे कुछ डिजिट चेंज हो गया होगा। सो जैसे क्रॉस चेक कर लेना, आंसर आपको जो बुक में मिलेगा वो आई थिंक 43.7 होगा, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना और कैलकुलेशन में देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो यही है कि वॉल्यूम हर कोई फाइंड कर लेता है, वॉल्यूम हर कोई फाइंड कर लेगा, लेकिन उस वॉल्यूम को तरीके से फाइंड करना विद द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम लोगों को आता है, ठीक है। तो यही करना, और यही है एग्जैक्ट कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन यही होती है। वो तो कोई भी कर लेता है, लेकिन हम लोग कुछ डिफरेंट है, हमें ये चीज भी आती है। तो लेंथ पता है, रेडियस पता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे इनमें। पाई का जो वैल्यू बनता है 3.14 है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जब सारे ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है हमसे? The thickness of a glass plate is measured to be 2.17 millimeter, 2.17 millimeter and 2.18 millimeter at 3 different places. भाई एक ग्लास प्लेट है, अलग अलग जगहों पे उसका थिकनेस मेजर किया, तो वैल्यू मिली 2.17, 2.17 और 2.18। तो इसका एवरेज क्या होगा? बचपन से सीखा है एवरेज निकालना। अगर आपके पास में ऐसे डिफरेंट रीडिंग्स आ जाएं तो एवरेज कैसे निकालते हो? सपोज करो आपके पास N1, N2, N3 ऐसी अलग अलग रीडिंग आ जाएं, है ना। तो अगर आपके पास में 3 डिफरेंट रीडिंग्स है, तो इनका एवरेज अगर आपको फाइंड करना होता है तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या करोगे? इन सबको ऐड कर दो,
इन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ रीडिंग से। क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे विद द नंबर ऑफ रीडिंग। सो n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाय 3 इज द एवरेज वैल्यू। तो यहां पे जब आपके पास रीडिंग्स में 2.17, 2.17 और 2.18 है, तो इन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो 3 से। चलो आई देख लो, तो यहां पे जो एवरेज मिलेगा मुझे, दैट कम्स आउट बी 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। इनको ऐड कर लेते हैं आपस में। सो यहां पे जो वैल्यू बनेगी 2.17, 2.17 एंड 2.18 की। चलो भाई कितना होता है, 14 और 8 26 हो जाएगा ये, तो यहां पे 6 आएगा, यहां 2 आ जाएगा, 3 2 5 होता है और यहां पे हो जाएगा 6, तो इट कम्स आउट बी 6.56। इन सबको ऐड किया, क्या मिला, 6.56। डेसिमल के बाद में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ये प्लस माइनस का रूल है। प्लस माइनस का रूल क्या बोलते हैं आपसे कि भाई साहब डेसिमल के बाद जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तुम्हारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। मल्टीप्लाई का रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल बोलता है कि जब आप 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो पहले चेक करो उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो आपका आंसर है उसमें भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन प्लस माइनस बोलते हैं डेसिमल के बाद वाले, देखो तो यहां पे डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अपॉन 3 कर दीजिए। चलिए भाई इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 6, कर लें इसको डिवाइड, 6 5 6 को 3 से डिवाइड करते हैं। देखो डॉट हटा दो, 0 0 लगा दो, तो 656 को जब 3 से डिवाइड करोगे सो 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, ठीक है, 6 में से 4 के 2, अब डॉट लगा दिया, 0 आ गया, 3 6 18 होते हैं। 20 माइनस 18 करोगे सो फिर से 2 मिलेगा, डेसिमल है इसलिए 0 आ जाएगा, फिर से 6 से करोगे तो ऐसे जाएगी पिक्चर तुम्हारी। सो 218.66 तुम्हें आंसर मिल रहा है। तो भाई यहां पे जब इसको सॉल्व करा तो मिला 218.66 अपॉन 100। समझते हो? तो क्या मिला, 656 को जब 3 से डिवाइड करा तो 218.66 मिला। ऊपर नंबर देखो 656, नीचे 300, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो यहां पे तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसी वाली कैलकुलेशन हमें नहीं आती है ना कि जिसमें आप इसको डेसिमल में डिवाइड कर पाओ। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर लेने इसको। 0 हटाओगे तो 2 जो आ गया, डॉट हटाया 2 0 आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट कम्स आउट बी 2.1866, 2.1866। आंसर क्या बोला गया हम लोगों से कि भैया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके दिखा दो इसको, तो इसको लिख दो यार, 2.1866 है ना, तो ये 7 हो जाएगा। फिर 7 के बाद यहां पे 2.19 भी लिख सकते हो इसको, तो ये आपका आंसर आएगा 2.19। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। 2.19 इज द एवरेज वैल्यू। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसलिए मैंने आंसर अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लाके छोड़ा है। चेक कर लो करना चाहो तो। सो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैव। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि आखिरी सवाल होगा इस सेशन का। डन? समझ आया क्या किया? एवरेज निकालना आता है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगा गया, राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करके 2.19 इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विद द मीटर स्केल। एक लेंथ है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है, उस सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम देखा तुमने कैसा होता है, मैं बता देता हूं। पेंडुलम कुछ इस प्रकार से होता है, ये एक रस्सी होती है, फिर यहां पे एक हुक लगाया होता है और हुक से एक मेटल का बॉब लटकाया है यहां पे। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम होता है, ठीक है। अब इस पेंडुलम का हमने जब मेजरमेंट किया तो ये जो रस्सी है, रस्सी 90.0 सेंटीमीटर की दिख रही है मुझे। सो ये रस्सी आपकी होगी 90 सेंटीमीटर की। ये जो रस्सी है वो कितनी है, 90.0 सेंटीमीटर। देखो यहां पे डॉट के बाद वाली चीजें बहुत मैटर करती है, और ये सिर्फ रस्सी का लेंथ है। मैं अगर चाहो तो मैं रेड कलर से भी बना देता हूं रस्सी को, ताकि तुम लोगों को अलग से दिख जाए। उसके आगे यहां से फिर बॉब पे ये हुक है, ये क्या है, हुक है, और नीचे क्या है, बॉब है। ये बॉब का सेंटर यहां पे आएगा कहीं पे, ये मैंने लाइन बना दी, ये बॉब का सेंटर है, बॉब द बिल्डर है ना
ऑफ द फिल्टर वाला नहीं है, ये अलग है। सो नाउ दिस इज द रेडियस, दिस पार्ट इज योर रेडियस, कैपिटल आर, दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना। चलिए देख लेते क्या क्या बात बोली है। द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक, बॉब का जो रेडियस है और हुक का जो लेंथ है, हुक का जो लेंथ है उसको मैं h बोल देता हूं, हुक का जो लेंथ है उसको मैं h बोल देता हूं, एंड नाउ दिस विल बी द रेडियस। हुक का लेंथ h है और ये रेडियस हो गया, तो क्या बोलेंगे, द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस लेंथ ऑफ द हुक, तो रेडियस ऑफ द बॉब और हुक का जो लेंथ है वो है कितना, 2.13 सेंटीमीटर, 2.13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बॉब का लेंथ और सॉरी बॉब का रेडियस और हुक का लेंथ, ये हमारे पास 2.13 सेंटीमीटर आ गया। तो बोल रहा है कि भाई साहब फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब इफेक्टिव लेंथ क्या है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये होता है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो जगह जहां से पेंडुलम को लटका के रखा है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर तक का जो लेंथ होता है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर तक का जो लेंथ होता है, दैट्स कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव लेंथ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ। अब क्या होगा, मुझे इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना है। तो तुम्हें एक चीज दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, पता नहीं तुम्हें दिख रही है कि नहीं, कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो एक्चुअली थ्रेड का जो लेंथ है वो प्लस जो ये हमारा हुक और रेडियस का जो टोटल था इसको मिला के बन रहा है। जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है वो किस किस को मिला के बन रहा है, इस जो थ्रेड हम यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं उसका लेंथ प्लस ये जो हुक का और रेडियस का जो एडिशन करके मिला था वैल्यू वो। तो अगर मुझे इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ, ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 90.0 प्लस ये 2.13 कर दीजिए, 2.13। देखो अगर उसने 90.0 बोला तो वो लिखना पड़ेगा तरीके से, फिर सॉल्व करोगे। अब देखो ये प्लस का रूल हमसे क्या बोलता है, डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर होगा, आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही होना चाहिए। इसको सॉल्व करा, सो इट कम्स आउट बी 92.13, लेकिन चेक करो डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये वाला देखो तो, यहां पे देखो तो, यहां पे 2 दिख रहे हैं, यहां पे 1 दिख रहा है, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, क्या नहीं मानते ना इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या मानते हो, सोच लो, सोच लो क्या कहते हैं। क्या मैं इसको और कम कर दूं, 92.1 कर दूं इसको मैं, क्या इसको हम 92.1 लिखें कि नहीं लिखें। देखो हमने बोला था डॉट के बाद अगर 0.0 होता है, 0.005 होता है तो ये दोनों नहीं माने जाते, क्योंकि डॉट से पहले भी 0 है, बट यहां पे 90 है डॉट से पहले, तो इसको तो मानना पड़ेगा ना, ट्रेलिंग 0 है नॉन 0 के बाद में, तो इसको तो मान सकते हैं ना डेसिमल के बाद वाले 0 को। तो यहां पे 1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 आना चाहिए। 3 जो होता है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, इफेक्टिव लेंथ सेंटीमीटर्स में चल रही ना, तो सेंटीमीटर्स में लिख देना, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए, यहां पे जो हम लिखते थे क्या बोलते थे, 0.005 है, इसमें जो है 0.00504 ऐसे लिखा है, तो बोलते थे कि ये 2 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन अगर यही चीज यहां ऐसे लिखी होती 80.00504 तो फिर क्या इनको सिग्निफिकेंट मानते तुम लोग, हां सर, फिर हम इनको सिग्निफिकेंट मानते, क्योंकि यहां पे डेसिमल से पहले 0 नहीं है, 80 है। तो यह वाला रूल याद रखना थोड़ा सा, है ना। तो यहां पे इधर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर द डेसिमल, यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल। तो हमारे आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, वो है 1। तो देखो यहां पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, यहां 2 था, तो हमारे आंसर में भी लास्ट में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हो गया नोट कर लिया, समझ आ गई सारी कहानी क्या है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये थी कहानी हमारी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, फाइनली चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हमारे ये, ठीक है। और अगर चाहते हो कि ये वीडियो दोबारा देखना है, सो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट। एक्चुअली वेबसाइट पे ज्वाइन होने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पे सारे वीडियोस एक अरेंज फॉर्मेट में मिलते हैं विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा यहाँ से, और ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रैक्टिस करने में, राइट।
सो वैसे भी YouTube पे जाके वीडियो ढूंढने से बेटर है वेबसाइट पे आके डायरेक्टली वीडियो तुम्हें सामने ही मिल जाएगी, और ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी। सो इसको मिस मत करना, ये वाला पार्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर YouTube पे कंटिन्यू भी करना है सो डोंट फॉरगेट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो हम आपको देते हैं टाइम टू टाइम। सो उन्हीं सारे नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड यस शेयर कर दो, हर उस बच्चे तक इसको पहुंचा दो जिसको सच में इसकी जरूरत है, ठीक है। सो ये सारी चीजें बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन हो जाना चाहिए। और एक और लास्ट काम ये है कि सेशन को लाइक कर दो यार, ये तो कर ही सकते हो ना, यस। सो ये सारा काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन कंप्लीट कर दो, और बाकी की बातें अगले सेशन में करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।